जब इस बार पेरिस ओलंपिक्स में आपका मेडल नहीं आया तो आप रोए थे? जब मेडल आता है तो एकदम से बहुत चढ़ा देते हैं एथलीट्स को, एंड जब मेडल नहीं आता पूछते भी नहीं, बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। सो आई थिंक इसीलिए कहीं ना कहीं ये मेंटली इफेक्ट करता है एथलीट्स को। इंडिया के 7 मेडल्स आई थिंक और अमेरिका के 146, ह्यूज डिफरेंस। ये क्यों हो रहा है? वहाँ पर आपने अमेरिकन एथलीट्स भी देखे होंगे, इतने मेडल्स उनके क्यों आ रहे हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे? आई थिंक विनेश ने भी ये चीज़ बोली थी कि इंडिया में आप सोच के देखो, अगर आप ओलंपिक्स के मैच के टाइम पे आप बोल दो कि नहीं मेरा मेंटली से थॉट्स आ रहे हैं कि मैं नहीं पार्टिसिपेट कर सकती, कुछ मार देंगे लोग। मैं डर गई, डरपोक सच है। में। हम विनेश फोगाट के बारे में बात कर सकते हैं? बिल्कुल। वो जो हुआ था मैटर, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया है क्योंकि वो 50 या 100 ग्राम थोड़ा ज्यादा थी उनके 50 केजीज कैटेगरी में। हमें इतनी खुशी थी कि विनेश का अब गोल्ड मेडल मैच है तो मेडल तो पक्का है, क्यों हमें पता है कि उनके साथ पिछली जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं या कितने इश्यूज हुए हैं, ये काफ़ी गलत है। मिनिस्टर ने या किसी ने भी साथ नहीं दिया उनका और अभी तक प्रॉपर डिसीजन नहीं आ पाया है। सोशल मीडिया पे ये बात भी वायरल हुई थी कि विनेश फोगाट का मेडल रुकाया गया। एज एथलीट आपको लगता है कि हो सकता है कि नहीं, इस लेवल तक कंट्रोवर्सी, इस लेवल तक राजनीति नहीं हो सकती? जहाँ पे स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स मिल जाती है ना, वहाँ पे जो स्पोर्ट्स की प्योरिटी है वो खत्म हो जाती है। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका एके टॉक शो में। आज मेरे साथ बहुत ही मुख्य मेहमान हमारे जो अंजुम मौडगिल जी, स्पोर्ट्स में बहुत मेडल्स लेके आए हैं और बहुत लंबे इंट्रोडक्शन है अगर हम देने के ऊपर आएँ, पर ये पॉडकास्ट हिंदी में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उनके साथ। और पेरिस ओलंपिक्स अभी होके हटी है तो उसका एक्सपीरियंस, अपनी स्पोर्ट्स लाइफ का एक्सपीरियंस, सारा कुछ शेयर करेंगे मैम के साथ। तो स्वागत है मैम आपका एके टॉक शो के ऊपर। थैंक यू जी। कैसे हो जी? नमस्कार। बिल्कुल बढ़िया। मेरी हिंदी थोड़ी सी हाथ टाइट है, आपको पंजाबी में हाथ टाइट है तो नहीं, आप पंजाबी में भी पूछ सकते हैं, हमारा उस सुनने में हार्ट टाइट नहीं है, थोड़ा बोलने में है। कैसे हो आप? बिल्कुल अर्जुना अवार्ड ही, आप अवार्ड भी लेके आए हो मुझे दिखाने के लिए और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी। बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारे मेहनत को पुरस्कार मिलता है, और ये भी एक मेरा अचीवमेंट्स में से एक ये माइलस्टोन है और काफ़ी अच्छा कैसे मिला मैम, ये कहाँ से जर्नी शुरू हुई, आप थोड़ा सा प्लीज़ बताइए हमें। ये अवार्ड मुझे 2019 में मिला था और उस टाइम पे सिर्फ एक ही एथलीट फ्रॉम शूटिंग स्पोर्ट्स थी मैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला। तो ये हमारे जिस ईयर मिलता है बेसिकली उसके पिछले साल की जितनी भी अचीवमेंट्स रहती हैं, जिसमें अगर आपने कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप्स में मेडल जीते हैं, उसके पॉइंट्स ऐड ऑन होके फिर हमारी फेडरेशन रिकमेंड करती है और फिर गवर्नमेंट हमें ये पुरस्कार देती है। और मुझे ये अपने हाथों में 2023 में ही मिला है क्योंकि मैं ब्राज़ील गई हुई थी जब हमारा ये इवेंट हुआ था। बट आई थिंक काफ़ी अच्छा लगा मुझे और मेरे घर वालों को कि इतना बड़ा पदक मुझे मिला। इसमें पर्क्स क्या क्या मिलती हैं मैम अवार्ड मिलने के बाद, क्योंकि ये मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड है? हाँ, खेल रत्न से नीचे है जो सारी गेम्स में मिलता है, सारी गेम्स को मिला के किसी एक जने को मिलता है, बट हर गेम के टॉप एथलीट को अर्जुन अवार्ड मिलता है। तो आपको शूटिंग में ये मिला? हाँ जी। तो इसकी पर्क्स में ये होता है कि हमारे सेकंड एसी ट्रैवल ट्रेन में फ्री है, हमारा एक कार्ड बन जाता है जिस पे आप कहीं भी इंडिया में जाओ, सेकंड एसी और थर्ड, मतलब सेकंड एसी एंड बिलो सब कुछ आपका ट्रैवल फ्री है। और एयरलाइंस में, एयर इंडिया एयरलाइंस में हमारी 25% ऑफ रहता है। 6 वन वे टिकट्स में 25% इन एन ईयर। एंड उसके अलावा थिंक हम किसी भी साई के स्टेडियम में जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। काफ़ी गेस्ट रूम्स एंड हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पे हम फ्री में रह सकते हैं, खा सकते हैं। सो ये सब छोटे छोटे पर्क्स हैं, बट आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। कुछ पैसे भी मिलते हैं इस अवार्ड के साथ? जी। जिस साल मुझे मिले थे तो हमें 5 लाख मिला था, उसके अगले साल से 15 लाख हो गया था। बट ये है कि हाँ, अभी काफ़ी अच्छा अमाउंट है 15 लाख। और कोचेस को द्रोणाचार्य मिलता है और एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड। आज आप इंडिया की टी शर्ट डाल के बैठे हैं मैम, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे फील होता है? आप अभी पेरिस ओलंपिक्स भी खेल के आए हैं शूटिंग में, तो वहाँ के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। आई थिंक हमारी फेवरेट चीज़ एथलीट्स की इंडिया की टी शर्ट होती है। मुझे अभी भी याद है जब 2009 में मैंने पहला नेशनल लेवल कंपटीशन खेला था और 2011 में मेरा पहले जूनियर कंपटीशन के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो मेरा क्रेज़ सिर्फ मुझे ये था कि बस जब किट मिले मुझे उसको पलट के देखना है कि उस पर इंडिया लिखा हो, चाहे ये नहीं कि क्वालिटी कैसी है, रंग क्या है, बस ये कि उस पर इंडिया लिखा हो। फिर जब वो देखा फिर
शांति सी मिलती है थोड़ी, पर आई थिंक अभी भी वही क्रेज़ है इंडिया पहनने का और ओलंपिक जर्सी पहनने का। तो बहुत ही ग्रैटिट्यूड फील होता है कि हमें ये मौका मिला है अपने इंडिया के लिए। सेकेंड ओलंपिक्स में मैं गई पेरिस में, और आई थिंक काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। बहुत ही इमोशनल जर्नी होती है जिसमें हम बहुत खुश, कॉन्फिडेंट, और किसी दिन आंसू आ रहे हैं, बहुत ही ऐसे दिल टूट गया हो ऐसा फील होता है। तो बट अगर मैं ओवरऑल अपनी जर्नी देखूँ पेरिस की, मैं आई थिंक अपनी बेस्ट मेंटल और फिज़िकल शेप में थी, एंड मैंने अपना बेस्ट दिया उस दिन जिस दिन मेरा मैच था। कुछ पॉइंट से फाइनल्स में नहीं आया, बट दिन था वो। पर मैं कहूँगी कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने उस दिन परफॉर्म किया, और उससे पहले हमारे जो सिलेक्शन हुई थी वो भी काफ़ी टफ थी, बट आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस टू टेस्ट योर मेंटल लेवल। बहुत कुछ है मेरे मन में पूछने के लिए। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने शूटिंग कैसे सिलेक्ट की, किसको देख के की, क्या सोचा था उस टाइम, क्या वो आज सब कुछ मिला जो सोच कर आए थे? तो आप एक एक करके प्लीज़ जवाब दीजिए। जी, सो मेरी मदर खुद जब वो स्टूडेंट थी स्कूल और कॉलेज लेवल में, उन्होंने एनसीसी के थ्रू शूटिंग करी है। तो एनसीसी आई होप सबको पता हो, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, उसमें आप अलग अलग गेम्स ट्राई कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने शूटिंग करी, पर वो कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि किसी टीचर के बच्चे के साथ पार्शियलिटी करने के चक्कर में उनको साइड कर दिया। एंड वो जिम्नास्टिक्स में भी काफ़ी नेशनल लेवल पे खेले हैं, पर वो उनको कहीं ना कहीं शूटिंग का बहुत अच्छा क्रेज़ था। एंड वो फिर उन्होंने एनसीसी की ट्रेनिंग करी, एएनओ बने, ऑफिसर बने एनसीसी के, और अपने स्कूल में पंजाब में ही लड़कियों के लिए एनसीसी शुरू करवाई ताकि सब लड़कियों को उस लेवल की ट्रेनिंग मिल सके जिसमें वो सेल्फ डिफेंस गेम्स ट्राई कर सकें। तो उन्हीं के साथ मैं कुछ कैंप्स में गई, वहाँ पे मैंने शूटिंग ट्राई करी। और फिर चंडीगढ़ में मैं सेक्रेड हार्ट स्कूल से हूँ, मेरी पढ़ाई वहाँ से मैंने 8th स्टैंडर्ड में शूटिंग के लिए एनसीसी ज्वाइन करी, एंड इवेंचुअली उससे मेरी जर्नी शुरू हुई। और एनसीसी के थ्रू ही मुझे वेपन्स और सारी इक्विपमेंट मिला, क्योंकि पहले उस साल में 2007 में आप घर पे तो क्या बोलो, आपको 3-4 लाख का बंदूक चाहिए या एम्युनिशन चाहिए, वो बहुत ही मुश्किल था। तो उसमें एनसीसी में ये था कि एक राइफ़ल कम से कम 4-5 मतलब शूटर्स शेयर करते थे और किट शेयर करते थे, पर आप गेम ट्राई कर सकते थे। तो फिर मुझे 3-4 साल लगे नेशनल लेवल क्लियर करने में, इंटरनेशनल तक पहुंचने में। बट बस उससे अभी 16 साल हो गए मुझे। अभी उस टाइम पे एक बंदूक 5 जने यूज़ करते थे, अभी मेरे पास 5 बंदूक है। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ इस जर्नी के लिए। मैं यही सुनता रहता हूँ मैम कि सबसे महंगी स्पोर्ट है शूटिंग, ये सच है? अगर मैं जितनी गेम्स वालों से बाकियों से बात होती है, मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारा जो स्पेसिफिक 50 मीटर्स का इवेंट है, जिसकी एक गोली जो हम चलाते हैं वो अराउंड 50 रुपए की है। सोचो अब, और वो एक गोली आपने 100 चलानी है मैच में, तो आप लिटरली 5,000 तो एक मैच में चला रहे हो, और वो फिर हर दिन की ट्रेनिंग। सो हाँ, ऑन डेली पर्पस, लाइक ऑन डेली बेसिस हमारे थोड़ा सा एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है इस इवेंट्स में। तो 8th स्टैंडर्ड में आपने कुछ सोचा था मैम शूटिंग को लेकर, कोई ओलंपिक्स को लेकर के, या सिर्फ मम्मा का सपना पूरा करने के लिए आपने शूटिंग में? नहीं, उन्होंने बस मुझे ट्राई करवाई, क्योंकि चंडीगढ़ में 25 सेक्टर में एक शूटिंग रेंज थी, और अभी भी है। तो वहाँ पे एनसीसी वाले ट्रेनिंग करते थे, तो मैं बस ट्राई करने गई थी कि कैसी राइफ़ल पकड़नी होती है और कैसे चलानी होती है। तो मुझे याद है जो मेरा पहला दिन था 2007 में, मुझे मम्मी लेके गए कि वहाँ पे एनसीसी का कैंप लगा हुआ है, और वो वहाँ की टीचर को जानते थे जो एनसीसी के एएनओ थे। पर वहाँ पे जो कोच थे उस टीम के, उन्होंने कहा कि ये लड़की है, इसको आप बस एक बार दिखा दो कि राइफ़ल कैसे पकड़ते हैं। तो मुझे याद है कि उसने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे इसको राइफ़ल। और उसने जब मना किया ना, तो फिर मैं ऐसी हूँ कि अगर किसी ने एक बार मना किया ना, मैं दोबारा नहीं बोलूँगी। तो मैंने मम्मी को कहा कि नहीं, आप मत बोलो। कहते नहीं, ऐसे कैसे मना कर रहे हैं। मैं अगर नहीं रहने तो हम दूसरी रेंज पे चले जाएंगे। बट तो उसने कहा कि नहीं, हम नहीं ऐसे किसी को भी राइफ़ल पकड़ा सकते। तो मुझे वो बहुत अच्छे से याद है सीन पूरा। और फिर मैं कहा कोई बात नहीं, फिर मैं दूसरी रेंज पे जाके मैंने पिस्टल ट्राई करी, ये सब। बट आई थिंक यही जर्नी थी उस टाइम पे, और अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। जिन्होंने उस टाइम मना किया था, उन्होंने देखा आपका पेरिस ओलंपिक्स इस बार? आई एम श्योर देखा होगा। एंड आई डोंट नो कि वो पहचानते हैं कि वो थे, बट मुझे पता है अच्छे से वो अभी भी है शूटिंग फ्रेटर्निटी में। बट आई थिंक बस वही सब चीज़ें हैं जो आपके अंदर आग बढ़ा के रखती है, कि अगर किसी ने कुछ अगेंस्ट बोला हो या कुछ, कि नहीं,
करके ही दिखाना है, परफॉर्मेंस ही बोलेगी। शूटिंग में मैम फिजिकल हेल्थ मायने रखती है? मेंटल हेल्थ तो मैंने बिल्कुल ऑब्वियसली वहाँ पर शूटिंग करनी है और वहाँ पर गोली चलानी है, पर फिजिकल हेल्थ का भी रोल होता है इसमें? बहुत ज़रूरी रोल है। आई थिंक मैं इतने साल कंसिस्टेंटली इसीलिए परफॉर्म कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी नहीं बट खैर अपने करियर में काफ़ी लेट, बट फिर भी मैंने 2012 से फिज़िकल ट्रेनिंग पे बहुत फोकस किया था। एंड अभी भी एथलीट्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे सोचते हैं ग्राउंड लेवल पे कि नहीं, शूटिंग में अगर आप जिम जाओगे या वेट्स उठाओगे तो आप पिस्टल हिलेगी ज़्यादा या राइफ़ल हिलेगी ज़्यादा। ये एक सिर्फ मिथ है, बट आई एम थैंकफुल कि मैंने फ़िज़िकल ट्रेनिंग शुरू करी। मैंने भी तब शुरू करी थी जब मुझे इंजरी हुई थी, एक आर्म की शोल्डर इंजरी हुई थी और बैक की। तो जब मैंने फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करी कि कैसे सर्जरी के बिना हम अपने आप को स्ट्रेंथ में लेके आएँ कि हमें कोई इंजरी ना हो, तब मैंने जब वर्कआउट शुरू करे, थेरा बैंड, जिम, ट्रैक पे सुबह 4 बजे वर्कआउट करना एथलेटिक्स वालों के साथ यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सो जब मैंने वो 4-5 साल अच्छी ट्रेनिंग करी, तब मेरे बॉडी ऐसे तैयार हुई कि ना कोई पेन होती थी ना कुछ, मतलब सारी स्ट्रेंथ आई। सो आई थिंक मैं तो कहूँगी कि मेरी शूटिंग जो आज है वो 80% फिज़िकल ट्रेनिंग की वजह से है, और बाकी जो अभी मैंने पिछले 3-4 साल से मेंटल ट्रेनिंग पे फोकस किया है, और वो अब बहुत ही साथ साथ चलते हैं अभी अपने साथ। मैंने ना कभी कोई स्पोर्ट्स नहीं की, वैसे स्कूल में कभी टेबल टेनिस खेल लिया, उसमें नेशनल प्लेयर बन गया, या जिमनास्टिक में कर लिया। तो मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, पर मैं समझा नहीं पाता कि क्यों ज़रूरी है। तो मेरे को लगता है कि जैसे इतना कुछ लाइफ में अब हो जाता है, कई बार अप्स एंड डाउन, कंट्रोवर्सी, सोशल मीडिया, तो जो मेरी जिम जाने की हैबिट है या जो वर्कआउट की हैबिट है वो बचाती है। पर आप बताओ एज अ स्पोर्ट्स पर्सन कि स्पोर्ट्स हर बच्चे की ज़िंदगी में होना क्यों ज़रूरी है, चाहे वो ओलंपिक्स लेवल पे जाए चाहे ना जाए? हाँ, मतलब ओलंपिक्स तो है कि हर एक एथलीट का सपना होता है या कि वहाँ जाना है, जीतना है इंडिया के लिए, बट उसके अलावा आई थिंक जो डिसिप्लिन और जो लाइफ लेसन्स हमें स्पोर्ट्स में मिलते हैं ना, वो एज अ नॉन एथलीट मैं नहीं सोच सकती कि मैं इतना कुछ सीख सकती थी। अभी हमारा मेंटल लेवल, शूटिंग एक ऐसी गेम है, मतलब किसी ने कहा है कि अगर आपको मेडिटेशन के लिए कोई गेम खेलनी है तो शूटिंग है। इतना कंट्रोल आपके माइंड और बॉडी पे आप सीखते हो। तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें मिली है शूटिंग से हमेशा से, जिसमें अब मुझे पता है कि अगर मेरा कंट्रोल है मेरे थॉट्स पे और मेरे माइंड और बॉडी पे, इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और ये लाइफ के लिए बहुत चीज़ है, जो आप एथलीट के अलावा जो आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हो, जिसमें आपको फैमिली संभालनी है और सोसाइटी फेस करनी है, वो सब चीज़ें आप स्पोर्ट्स में सीखते हो। तो मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट थी स्कूल में, ज़्यादा, मतलब गर्ल्स स्कूल था तो ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं थी, तो लड़कियां ज़्यादा बात नहीं करती थी, तो मैं एकदम अकेले बस कोई ना कोई स्पोर्ट्स कर रही हूँ ऐसे, और बहुत ही मतलब ऐसे कि शाय, कहीं से फेस नहीं करना। बट जब मैंने शूटिंग शुरू करी, जो मैंने डिफरेंस अपनी पर्सनालिटी में देखा कि अब मुझे पता है कि हाँ, मैं अपने लिए पहचान बना रही हूँ, इंडिया के लिए मेडल जीत रही हूँ, स्कूल के लिए, सिटी के लिए, वो जो मेरी फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद कोई भी इश्यूज होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, बट वो कंट्रोल अपने ऊपर, आई थिंक ये सब स्पोर्ट्स से सीखा। एंड इवेंचुअली मेरी पढ़ाई पे बहुत हेल्प हुई है, क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को कहीं ना कहीं था कि स्कूल से ही इसने शूटिंग शुरू करी है, और पढ़ाई कैसी होएगी, 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, 12th में। बट आई थिंक जब आपका कंसंट्रेशन, फोकस इतना अच्छा हो जाता है और आप जब डेडिकेटेड हो, तब आपका ये भी होता है कि आप जो भी चीज़ करो आप बेस्ट दो। तो फिर मैंने 10th में और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लिए, क्योंकि ये था कि चाहे जो भी करना है अच्छे से करना है, ऐसे नहीं कि काम चलाओ। तो आई थिंक एथलीट्स के अंदर वो डेडिकेशन आ जाती है, तो फिर वो चाहे अपनी डेली रूटीन हो, चाहे वो फैमिली की तरफ हो डेडिकेशन, आई थिंक वो सब लाइफ बहुत अच्छी बैलेंस होती है। किसी भी एथलीट का मैम फाइनेंशियल सर्कल कैसे बनता है? जैसे हर इंसान सोचता है कि मुझे ये बनना है और उसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे, मैं डॉक्टर बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, पर एक एथलीट को फाइनेंशियली मतलब कहाँ से होता है? तो हम शूटिंग में या काफ़ी सारी गेम्स हैं जिसमें हमें खेलने के लिए पैसे नहीं मिलते, और हमें फंडिंग मिलती है अगर हमें सपोज़ कोई हम प्रपोज़ल डालते हैं सरकार में कि हमें यहाँ खेलने जाना है, तो हमें या कहीं ट्रेनिंग करने जाना है, तो आप उसको सपोर्ट कर दो, ये खर्चा है, तो वो सपोर्ट करते हैं। बट अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई फ़ीस मिल रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्रिकेट में है, बट ऐसा शूटिंग में नहीं है।
और बहुत सारे गेम्स में बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ अपने पैशन की वजह से खेल रहे हैं और अपने इंडिया का नाम वहीं ऊपर, मतलब झंडा हमारा सेंटर में लहराए, नेशनल एंथम सुने, उसके लिए हम खेलते हैं। बट पैसे हमें उसके लिए नहीं मिलते। हमें पैसे मिलते हैं जब हमारा कोई मेडल आता है, उसके रिवॉर्ड्स, या अगर आपके पास जॉब है तो उससे सैलरी, दैट्स इट। तैयारी करने के लिए पैसे क्यों नहीं मिलते? मेडल मिलने पर ही पैसे क्यों मिलते हैं? तैयारी करने के लिए अभी तो काफ़ी स्पॉन्सर्स हैं, सरकार है जो पैसे दे रही है, और काफ़ी स्कीम्स हैं जो अभी सरकार ने निकाली है जिसमें ग्रास रूट लेवल पे भी थोड़ी बहुत आपको फंडिंग मिलती है, और आप जब टॉप लेवल पे हो तब भी आपको काफ़ी अच्छी फंडिंग मिलती है, टॉप्स हैं और काफ़ी स्कीम्स हैं जिसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ, क्योंकि हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर जो मेरी थोड़ी बहुत सैलरी है, या घर वालों से तो आप नहीं मांगोगे क्योंकि घर भी चलाना है, तो उन सब सैलरी वगैरह से नहीं खर्चे निकल सकते, तो तैयारी के लिए मिल जाता है, बट वो भी सिर्फ टॉप एथलीट्स को। ग्राउंड लेवल पे बहुत ही कम एथलीट्स हैं जिनको फंडिंग मिलती है, और हमें सैलरीज नहीं मिलती फ्रॉम स्पोर्ट्स, लाइक ऐसे कि आप गेम खेलने जा रहे हो तो नहीं सैलरीज मिलती। तो हमारा इनकम का ज़रिया सिर्फ वही है, अगर किसी एथलीट को बाय चांस जॉब मिल गई तो सैलरी है, वरना अगर आपका मेडल आया तो आपकी सरकार, आपकी स्टेट ने दे दिया थोड़ा बहुत, या सेंटर ने दे दिया, दैट्स इट। कितने ओलंपिक्स में खेल चुके हो आप? मैं 2 ओलंपिक्स खेल चुकी कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ दोनों का? हूँ। बहुत ही अच्छा। फाइनल्स तक गए आप किसी में? नहीं, मेरे पिछले ओलंपिक्स में 3 पॉइंट से फाइनल्स का रह गया था, और इस बार 4 पॉइंट से फाइनल्स पॉइंट्स के का लिए रह गया क्या था। हिसाब होता है? मतलब यहाँ पे कुछ गेम के बारे में समझाइए। जी, तो मेरा 50 मीटर्स का इवेंट है जो मैंने अभी पेरिस ओलंपिक्स में खेला है। तो ये होता है कि 50 मीटर्स पे छोटा सा टारगेट है, और हम 50 मीटर ओपन रेंज है बेसिकली, वहाँ हवा, बारिश, धूप सब इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी बुलेट को, हमारी राइफ़ल को। एंड हम 3 पोजीशन में, लेट के, खड़े होके और बैठ के, 3 पोजीशन में 20-20 शॉट चलाते हैं, और 60 शॉट्स इन टोटल का मैच होता है, और हमें वो 1.5 घंटे में ख़त्म करना है मैच। एंड उसमें आप पहले बैठ के चलाते हो, फिर आप लेटते हो, फिर आप खड़े होके शूटिंग करते हो। एंड क्योंकि 60 शॉट्स है और आपको बेसिकली 10 मारना है, 10 इज़ द बुल्स आई, तो आपको 600 में से स्कोरिंग होती है, एंड देन आप जैसे ही कोई 9 मारोगे या 8 मारोगे वो डिडक्ट होता रहता है। सो दैट्स हाउ यू स्कोर। सो यू स्कोर आउट ऑफ 600 आउट ऑफ 595 या 590, 585, सो ऐसे लेवल स्कोरिंग होती है। दिस इज़ 50 मीटर्स। तो इसमें हमारा मेजर इफ़ेक्ट होता है विंड का, जो अभी हमारा गेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम बहुत मेहनत करते हैं उसको समझने में, अलग अलग रेंजेस पे क्लाइमेट का और विंड का क्या फैक्टर रहता है, उन चीज़ों पे हम अपनी ट्रेनिंग में काम करते हैं। फिर एक होता है 10 मीटर्स पे राइफ़ल, जो इंडोर हॉल है 10 मीटर्स पे, एंड उसमें एयर गन यूज़ होती है, उसमें लाइव बुलेट्स नहीं यूज़ होती, उसमें पैलेट्स यूज़ होते हैं, और लिटरली पेन का जितना टिप होता है दैट इज़ द सेंटर, आपको 10 मीटर से उस पर गोली चलानी है। एंड उसमें क्योंकि वो इतना प्रिसाइज है, उसमें 10 के आगे भी, जैसे 10.1, 10.2 करके 10.9 तक शॉट जाता है, एंड दैट्स द हाईएस्ट शॉट, 10.9। एंड इट्स लाइक आप जितना चलाओगे फिर वो डेसिमल में उसकी स्कोरिंग होती है। तो कई लोग बोलते हैं कि इसमें तो हाथ उठा के गन नहीं चलानी है, तो कितना मुश्किल सारे है? बोलते हैं। जब मैंने शुरू किया था पहले तो लोगों को शूटिंग स्पोर्ट्स नहीं पता था, उनको था कि हम या तो किसी मूवी की शूटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी एड की शूटिंग के लिए, या कैमरे से कोई शूटिंग के लिए जा रहे हैं। फिर इवेंचुअली अभिनव भैया का मेडल आया और गगन भैया का मेडल आया। ऐसे जब थोड़े से ओलंपिक्स में और बाकी लेवल पे जब मेडल आने शुरू किए, तब लोगों ने थोड़ी सी पहचान आई उनको कि शूटिंग स्पोर्ट्स क्या है। एंड उसके बाद अब लोगों को काफ़ी आइडिया है शूटिंग का, एंड थैंकफुली अभी मनु, सरबजोत, स्वप्निल, इन्होंने मेडल जीते हैं शूटिंग में। तो अब तो इतनी अच्छी पहचान बढ़ी है शूटिंग की कि बहुत पार्टिसिपेशन है अभी इंडिया में शूटिंग का लेवल इतना ज़्यादा हाई हो चुका है अभी कि 10,000 से ज़्यादा लोग आते हैं नेशनल्स के लिए। सो आई थिंक वो क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड बट आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों को यही लगता है कि बहुत ही ईजी स्पोर्ट है, पर जब तक आप वो बुलेट और मतलब अब पिस्टल या राइफ़ल उठा के देखोगे नहीं, चलाओगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि वो 6.5-7 किलो की राइफ़ल को आपको कैसे 50 मीटर पे एक डॉट पे स्टेबल रख के चलाना है। सो बहुत एफर्ट्स होते हैं मेंटली, फिज़िकली, थॉट्स को संभालना, बॉडी में स्टेबिलिटी लाना। बट आई थिंक दैट्स
दैट इज़ आवर स्पोर्ट एंड इट्स वेरी इजी टू सी बाहर से कि इट्स अ वेरी बोरिंग स्पोर्ट, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रिसीजन बेस्ड स्पोर्ट. एक टारगेट को सेट करके कितना टाइम लगता है मैम बुलेट चलाने को? सो हमारा जैसे ऐसा होता है कि स्टैंड पे सपोज राइफल रखिए, फिर आप उठाओगे एंड देन यू जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, एंड उसके बाद आप अपना जैसे एक पोजीशन है चीक रखने का, एंड देन आप ट्रिगर पुल करते हो, दैट इज़ विद इन 10-20 सेकेंड्स. वो कोई टाइम होता है या अपनी मर्जी है कि? अपनी मर्जी है, बस आपको मैच 1.5 घंटे में ख़त्म करना है. आप चाहे एक गोली पे 2 मिनट ले लो, चाहे 30 सेकेंड्स ले लो, सो दैट इज़ ऑन अस. तो जब एक शॉट गलत चल जाता है तो कैसा थॉट आता है, फिर डर लगता है? क्या माहौल बनता है बताओ? मतलब जैसे ही शॉट गलत चलता है ना, पहले तो हमारी फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है क्योंकि हम इतने सालों से अपनी फीलिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है. तो हमारा वो हर एक मसल हमें पता है कि क्या रिएक्ट होना चाहिए अच्छे शॉट के लिए या रिएक्ट नहीं होना चाहिए, वो एकदम नम होना अच्छा, चाहिए. ये भी होता है? लाइक हाँ, मसल हल्का सा भी रिएक्ट, हल्का सा भी कंधा उठा एंड देन गोली दूर, 8 या 7 गया. मेरे को लगता है ये पॉडकास्ट के बाद एक्सप्लेन करने के बाद पता लगेगा लोगों को बहुत मुश्किल स्पोर्ट है. बिल्कुल. आई थिंक जब सच में ये गेम ऐसी है कि देखने में लगता है कि यहाँ खड़े हैं क्या ही कर रहे हैं, क्योंकि बाकी गेम्स का क्या है, हिल रहे हैं, यू कैन सी द एफर्ट कि वो इतना एफर्ट लगा रहे हैं, जान लगा रहे हैं. हमारी गेम ना एक लेवल पे ब्रॉडकास्ट नहीं होती है ज़्यादा अच्छे से, अनलेस आप फाइनल्स में आओ. हमारी क्वालिफिकेशंस टीवी पे नहीं आते हैं, कोई भी नेशनल लेवल चैम्पियनशिप टीवी पे नहीं आती है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि एफ़र्ट क्या लग रहा है हमारे. तो जो एफ़र्ट है, अब जब तक आप खेलोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा. तो हमारे एफ़र्ट लगते हैं ऐसे कि हाँ, मेंटली फिज़िकली अपने आप को वहाँ स्टेबल रखना. आप अग्रेशन नहीं ला सकते हो. अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप चिल्ला नहीं सकते हो वहाँ पे. ऐसे नहीं जैसे सपोज टीटी या लॉन टेनिस में आप गुस्से से रैकेट मार रहे हो, शूटिंग में आपको अग्रेशन, आप जोर नहीं दिखा सकते. अगर सच में जोर दिखाने पे अवार्ड या मेडल मिल रहे होते ना, तो अभी तक तो कितनी राइफलें टूट चुकी होती. सही बात. बट ये है कि आपको अपने आप को शांत रखना है. अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ब्रीदिंग करके अपने आप को शांत करो, वापस से बॉडी पे ध्यान दो और साइलेंट लाइक अपने आप पे प्रोसेस पे ध्यान दो और गोली चलाओ. सो आई थिंक बहुत ज़्यादा इमोशनल कंट्रोल हमारे एथलीट लाइक शूटर्स में आ जाता है. इसीलिए अभी पेरिस ओलंपिक्स में वो फेमस भी हुए थे, यूसुफ जो टर्की के हैं, सिर्फ कि बहुत ही कूल दिख रहे हैं, कितने शांत हैं. बट आई थिंक अभी अभिनव भैया ने भी कहा है कि शूटर्स सारे बहुत कूल होते हैं, सिर्फ अभी पहचान अब आई है शूटिंग को. इस बार कुछ ज़्यादा लोगों का प्यार मिला मेरे को लग रहा है ओलंपिक्स में. बिल्कुल. हाँ, आप इतने सालों से खेल रहे हो? नहीं, हाँ, मैं 16 साल से खेल रही हूँ. अभी तक इतना लोगों ने नहीं पहचाना था जितना इस बार ही पहचाना. एंड आई थिंक ऑल थैंक्स टू द मेडल विनर्स, क्योंकि जब तक आप किसी भी गेम में मेडल्स नहीं जीतते हो, पहचान नहीं मिलती है. मेडल से भी ज़्यादा लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया. हाँ, आई थिंक इंटरेस्ट भी तभी जब पहला मेडल आया, उसके बाद लोगों ने फिर फाइनल्स देखने शुरू करे. कहीं ना कहीं मैं मतलब मुझे यही लगता है कि स्पोर्ट्स में लोग ऑब्वियसली आपको तभी ज़्यादा प्यार देते हैं जब आप जीतते हो. बिल्कुल. एंड इंडिया में थोड़ा सा ये चीज़ ज़्यादा है, जो दुनिया का कहीं ना दस्तूर कहीं है. हाँ, और कहीं ना कहीं ये हमारे लाइक स्पोर्ट्स के लिए नेगेटिव इफेक्ट भी होता है कि जब मेडल आता है तो एकदम से बहुत चढ़ा देते हैं एथलीट्स को, एंड जब मेडल नहीं आता पूछते भी नहीं या बहुत ही नेगेटिव हो जाता है. सो आई थिंक इसीलिए कहीं ना कहीं ये मेंटली इफेक्ट करता है एथलीट्स को. आपके अंदर एक ये हाई बात लेवल है. पे इफेक्ट. क्या चीज़? मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये जो मेडल वाली बात है, बिल्कुल अच्छी बात है कि लोगों को जो मेडल नहीं भी लेके आए उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, चीयर करना चाहिए. बिल्कुल नहीं, मतलब हमें बहुत बुरा लगता है कि हम इंडिया के लिए मेडल नहीं ले पाए. बहुत महीने लग जाते हैं अपने आप को वापस नॉर्मल रूटीन में लाने के लिए, मेंटली फिजिकली यू नो हम फैमिली से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते, हम इतने खोए होते हैं. बट ये नहीं है कि हमने मेहनत नहीं करी है. उस दिन किसका मेडल आया, बहुत अच्छी बात है कि सबका जिसका भी मेडल आए, बट ऐसा नहीं है कि हमने मेहनत नहीं करी है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ट्रोलिंग और जितना भी कोई भी चीज़ें जो हमारे अगेंस्ट बोली जाती हैं वो अच्छा नहीं लगता है एज एथलीट्स. एंड इट्स नॉट ओनली मी, बट अभी हमारे में फिर भी मेच्योरिटी आई है इतने साल खेल के. बट कई लोगों का पहला ओलंपिक्स है या कुछ 20 साल के 19 साल के हैं, और आधे लोग रिकवर ही नहीं कर पाए पिछले ओलंपिक्स के बाद, जस्ट बिकॉज मेंटली बहुत इफेक्ट करता है. एंड वेरी हाई ऑन इमोशंस होता है ओलंपिक्स, एंड बहुत कम लोग समझते हैं इस चीज़ को. मैं वो माइंडसेट समझना चाहता हूँ कि जब आपने 10 शॉट्स लगाने हैं, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि एक शॉट गलत लग गया और गुस्सा अपना शांत रखना है, ब्रीदिंग पे कंट्रोल रखना है, हज़ारों थॉट्स दिमाग में आते हैं, तब क्या सोच रहे होते हो?
सो हम अपनी ट्रेनिंग में भी और मेंटल ट्रेनिंग में भी यही चीज़ पे ध्यान देते हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ हुई जो ठीक है हमारे कंट्रोल में है, हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी थॉट लाइक ब्रीदिंग एंड थॉट्स एंड इक्विपमेंट, सो हमारा बस ये चीज़ पे ध्यान रहता है कि हम उसका बेस्ट करें, कि हमें पता है प्रोसेस क्या है, हम वो बेस्ट प्ले करें। एट द एंड शॉट कहाँ लगा है वो हमारे हाथ में नहीं है, यू नो बुलेट कहाँ जाके हिट हो रही है वो हमारे हाथ में नहीं है, या वेदर क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, या किसी ने कोई डिस्ट्रैक्शंस आसपास हो रही हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। सो जब हम शूटिंग कर रहे हैं और यू नो आप शूट कर रहे हो, अच्छा जा रहा है और एकदम से एक शॉट ख़राब जाता है, सो आप बेसिकली वापस राइफल रख के 2 मिनट बस या तो विजुलाइज करते हो कि ठीक है मे बी मैंने ये मसल टाइट किया था, या ये टाइमिंग ख़राब हुई थी, या ट्रिगर ज़ोर से खींच दिया था। सो यू जस्ट एनालाइज, दैट इज़ लाइक विद इन 5 सेकेंड्स एनालाइज करते हो एंड देन जस्ट गेट बैक टू ब्रीदिंग एंड बैक टू द फ्लो। तो हमारा ऐसा होता है कि जितना आप रिदम में फ्लो में शूट करो उतना बेटर है, जस्ट लाइक विदाउट एनी मसल टेंशन या विदाउट एनी यू नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स। सो वो ये हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ वापस अपने प्रोसेस पे ध्यान दो और जाने दो, क्योंकि रिजल्ट पे नहीं ध्यान देके सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दो। एक आंख बंद क्यों करते हैं मैम शूट करते हुए? तो हम बंद नहीं करते, हम यूजुअली जस्ट कवर करते हैं एक, क्योंकि जैसे हम 50 मीटर पे हमें इतनी लाइट में या धूप में 50 मीटर पे वो एक ब्लैक कलर का टारगेट देखना है, तो कई बार दोनों आई से दिख तो जाता है, बट जब हमें साइट्स के अंदर से देखना है तो हमारी राइफल पे साइट्स लगी रहती हैं, बेसिकली छेद है उसके अंदर से देखना है, तो उसमें कोई मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, सो इट्स जस्ट अ होल, आपको उसको सेंटर करना है विद द टारगेट। सो जस्ट टू बी मोर क्लियर, जैसे हम कई बार नहीं होते दूर देखना है तो हम ऐसे कर लेते हैं, सो जस्ट टू बी मोर क्लियर हम इस पे देखते हैं, सो इट जस्ट उससे बहुत ज़्यादा टारगेट ब्राइट और ब्लैक और क्लियर दिखने लग जाता है, इसलिए बस करते हैं। बट कई लोग उसके बिना भी शूट करते हैं, सबका अपना वो है। चीयरिंग के लिए वहाँ पर लोग बैठे होते हैं, चीयर्स करते हैं जब, तो वो डिस्ट्रक्शन होती है कि वो नहीं हाँ बहुत लोग बैठे होते हैं और फाइनल्स में तो काफ़ी हूटिंग होती है और काफ़ी शोर होता है, पर नहीं वो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि वही हम इतने अपने आप के अंदर खोए होते हैं उस टाइम पे, हमारा ध्यान इतना अपनी ब्रीदिंग, माइंड और यू नो कोई थॉट्स आ रही हैं उससे कैसे सेल्फ टॉक करके उनको शांत करना है, सो हम इतने अपने आप में इन्वॉल्व रहते हैं अपने काम में कि हूटिंग हो रही है बट नॉट रियली अ डिस्ट्रैक्शन। तो हमें आई थिंक काफ़ी टाइम लग जाता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, और हम फिर उससे संभल पाते हैं। इस बार पीछे न्यूज़ भी आई थी कि ओलंपिक्स में जो पेरिस में अभी हुआ है, इसमें कोई फूड को लेके जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके फूड को लेके आई थी कि वहाँ पर प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा, डाइट नहीं मिल रही, वो खबर ही थी या सच में ऐसा था? सो आई थिंक थोड़े बहुत इश्यूज थे, जो मेन पेरिस वाली विलेज थी वहाँ पे, तो बट हम शूटिंग वाले थे वहाँ से 3 घंटे दूर शातरू में एक जगह है, पेरिस से नीचे साउथ में है, एंड बट आई मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ, बट फिर भी मुझे कोई इशू नहीं आया, क्योंकि सैलड्स हैं, राइस है, कोई ना कोई करी है, या कोई ना कोई वेज पैटी है जो आप बेसिकली एक बाउल सा बना के खा सकते हो। सो मुझे होता है कि जो चीज़ें मिल रही हैं उसका आप बेस्ट क्या देख के क्या यूज़ कर सको, रादर देन यू नो थोड़ा बहुत भी कि ये नहीं है ये नहीं है, फिर वो आप पे इफ़ेक्ट करेगा जब आप इतना नेगेटिव कमेंट्स पास करोगे। सो मुझे ये होता है कि हाँ अगर आपको एक सोने के लिए बेड मिल गया है, हमारे वहाँ पे एसी भी थे एंड खाना भी था कि हाँ आप कुछ ना कुछ ऑप्शंस अपने लिए बना सकते हो, सो आई वाज वेरी हैप्पी विद दी अरेंजमेंट्स। हम विनेश फोगाट के बारे में बात कर सकते हैं? बिल्कुल। वो जो हुआ था मैटर, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि उस पर मैंने एक पॉडकास्ट पूरा रिकॉर्ड करना चाहता था कि बहुत दुख हुआ देश को कि कहाँ 100 ग्राम से फाइनल में जाने के लिए रह गए। आप क्या देखते हो वहाँ पर? बिल्कुल, आई थिंक ये वाला ओलंपिक्स ऐसा था कि हर कोई इतना ज़्यादा डीपली कनेक्ट कर रहा था हर इमोशन से। किसी दिन मेडल आया तो बहुत ही खुशी, फिर अगले दिन आंसू, लाइक लिटरली हम कनेक्ट कर पा रहे थे एज एथलीट्स। आई थिंक मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने न्यूज़ पढ़ी। हम जस्ट पहुँचे ही थे उस दिन वापस पेरिस, लाइक ओलंपिक से वापस आए थे, एंड हमें इतनी खुशी थी कि विनेश का अब गोल्ड मेडल मैच है तो मेडल तो पक्का है,
एंड क्यों हमें पता है कि उनके साथ पिछली जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं या कितने इश्यूज हुए हैं, सो कहीं ना कहीं एज एथलीट्स हमें रहता है कि यार इसका मेडल तो ज़रूर आना चाहिए, हमें बहुत ही मेरे अब ज़्यादा भी देखो मैं रोंगटे खड़े हैं इस बात को लेकर। बिल्कुल। एंड हमें ना मतलब हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि यार इसका मेडल आना चाहिए ज़रूर ऐसे, और हम बहुत खुश थे कि सिल्वर या गोल्ड तो कंफर्म है। मैं दिल में यही सोच रहा था मैम कि पूरी दुनिया में इसका मेडल तो आना चाहिए, क्योंकि ना वो मेडल क्यों आना चाहिए था वो भी हम बात करेंगे इसके बाद, पर आप प्लीज़ कंप्लीट कीजिए। जी, तो फिर जब हमने न्यूज़ पढ़ी कि डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो वो पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्या है। फिर थोड़ा सा चला कि शायद मिल जाए नहीं मिल जाए मेडल। तो फिर जब उन्हीं की टीम के कुछ पहले जो उनकी टीम में रहे उनसे डिस्कशन करी फिजियोज से कि ऐसा होता है कि आपको आपको लूज़ करना है वेट, अपना अपनी कैटेगरी के अंडर आना है, तभी आप खेल पाओगे। सो आई थिंक बट उनके क्योंकि पिछले दिन काफ़ी बाउट्स हुए थे, और ऑब्वियसली मैच से पहले आप अपने आप को हाइड्रेट भी करोगे, खाओगे भी, एंड उन्होंने किया, बट उनके पास शायद टाइम कम था अपना वेट वापस से 50 पे लाने के लिए, क्योंकि कितनी नेगेटिव ये था कि कैसे बढ़ गया, इतना कैसे बढ़ गया। बट आई थिंक जिन लोगों को नॉलेज नहीं है सिर्फ वही सबसे ज़्यादा बोलते हैं, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम वो कमेंट्स ज़्यादा सुने ही ना और इन चीज़ों को दूर रखें। तो बट उसमें यही था कि आई थिंक वो अपना उनको पता था कि क्या करना है, एंड उनकी टीम को पता था, एंड आई एम श्योर कि उन्होंने बेस्ट किया होगा सिचुएशन में। बट जो हुआ वो दिन था, बट आई एम श्योर कि उन्होंने गोल्ड से भी ज़्यादा इज्जत कमाई है। और कितने गोल्ड मिल गए अब तुमको? बिल्कुल, पर आई थिंक वो जो बेस्ट है उनकी टीम को ही पता है कि उस दिन क्या हुआ था या क्या हो सकता था। एंड आई एम श्योर पूरी इंडियन कंटिजेंट जो वहाँ पे थे, उनकी फेडरेशन से या उनके डॉक्टर्स और जो भी स्टाफ है उनका, आई एम श्योर कि उन्होंने बेस्ट एफर्ट्स लगाए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आपके ऑलमोस्ट मेडल आने से आपका वापस हो जाए। बट बेस्ट तो वही बोल सकते हैं हम तो आई थिंक सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। बट ये है कि हाँ, आई डोंट नो वो उनमें कितनी स्ट्रेंथ है कि वो इस चीज़ से रिकवर कर पाएंगे। वैसे मैम हर एथलीट को एक पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट मिलता है, पर्सनल डाइटिशियन मिलता है? अगर आपको चाहिए, अगर आपको लेके जाना है तो आपको मिल सकता है। अगर आपको आप अपने फंडिंग पे उनको बाहर ठहरा दो, वो गेम्स विलेज में नहीं ठहर सकते जो आपके पर्सनल फिजियोज हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो गेम्स विलेज के बाहर रह सकते हैं, या फिर आप अपने फंडिंग पे लेके जा सकते हो। बट जब अब आप टीम के साथ जा रहे हो, तो जो भी आपकी फेडरेशन ने या साई ने या आईओए ने अपॉइंट करे हैं डॉक्टर्स एंड फिजियोज एंड न्यूट्रिशनिस्ट, तो टीम के साथ सिर्फ वही जाते हैं। बट दे कैन गो बाहर जाके वो रह सकते हैं कहीं पे भी। सोशल मीडिया पे ये बात भी वायरल हुई थी, पता नहीं शायद आपने सुनी है कि नहीं, कि विनेश फोगाट का मेडल रुकाया गया है। ये किसी की शरारत भी हो सकती है एज एथलीट? आपको लगता है कि हो सकता है कि नहीं, इस लेवल तक कंट्रोवर्सी या इस लेवल तक राजनीति नहीं हो सकती? मुझे तो लगता है कि नहीं होनी चाहिए इस लेवल तक, क्योंकि ओलंपिक्स में जाने के लिए जो भी एथलीट्स के सैक्रिफाइसेस और ये सब रहते हैं, वो एकदम एंड मौके पे जाके पॉलिटिक्स की वजह से नहीं डिसीजन होना चाहिए कोई भी। सो मैं सोच नहीं सकती कि पॉलिटिक्स का हाथ होगा। बट या सो आई डोंट नो, भगवान पर मुझे जानता है। सच में भगवान जाने या बाकी लोग जाने, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत ही एज अ स्पोर्ट्स पर्सन जो उनके साथ हुआ था मैम, दिल्ली में प्रोटेस्ट किया उन्होंने, बहुत कुछ हुआ, उसको आप कैसे देखते हो? ये होता है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में? आई थिंक काफ़ी जो ऐसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं और जो स्पोर्ट्स गांव में ज़्यादा खेली जाती हैं, आई एम श्योर वहाँ पे ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं। एंड शूटिंग में भी एक दो बार ऐसा हुआ है कि कुछ यंग लड़कियों ने मुझसे बात करी है, ऐसे कुछ उनके साथ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो और शूटिंग में तो ऐसा है कि आप पूरा किट वगैरह पहन के आप ट्रेनिंग कर रहे हो, और मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा हो सकता है आप शूटिंग जैसी स्पोर्ट्स में, क्योंकि इतना आपको कोच के साथ इंटरेक्शन का उस टाइम पे नहीं ज़रूरी जब आप शूटिंग कर रहे हो। बट आई थिंक हाँ, रेसलिंग में अगर उन्होंने कहा है तो आई एम श्योर उन्होंने उस चीज़ के लिए स्टैंड लिया है, एंड पक्का ऐसा हुआ होगा तभी उन्होंने स्टैंड लिया है। एंड आई थिंक एज सीनियर्स एंड एज स्पोर्ट्स आइडल्स उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि उन्होंने बोला। नहीं तो लोग क्या होते हैं कि हमें क्या पड़ी है, क्यों बोलना है। बिल्कुल। बट आई थिंक उन्होंने जो स्टेप लिया है, कोई भी चीज़ हमारे आसपास हो रही है ऐसी
नहीं, बहुत ज़रूरी है उसको मीडिया में लाने की और उसको पब्लिकली लोगों तक लाने की कि ऐसा होता है, सो दैट जो फ्यूचर है, जो यंग एथलीट्स हैं, उन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए। पर उनको अब तक इंसाफ भी नहीं मिला। आई थिंक वही, जब पॉलिटिक्स बीच में आती है आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। जब वो इंसिडेंट हो रहा था ना, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं वहाँ पर जाऊँ। फिर मैंने मैसेजेस किए सारे पहलवानों को कि पंजाब से बताओ, क्योंकि जो आम पब्लिक है ना मैम, हमारे जैसी या आप जैसी, वो सोशल मीडिया पे डालने की बजाय और करे भी क्या। अब किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको पता लग गया, आपने अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया, उनको देख के मैंने डाल दिया, हमने एक आवाज़ बन गई। पर जो इंसाफ देने वाले हैं, हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे ब्यूरोक्रेट्स, वो क्यों नहीं सीरियसली लेते इन बातों को। जैसे एक बहुत बड़ी बात थी ये, रोडों पे धक्के खाए उन्होंने, तब किसी पॉलिटिशियन ने ट्वीट नहीं किया। पर जैसे ही ये मेडल लाने की बात हुई, देश का हर पॉलिटिशियन, छोटा बड़ा, फोगाट मेरी बेटी, फोगाट मेरी बेटी, फोगाट मेरी बेटी। वही, जैसे मैंने आपको कहा, जब अच्छा होता है तो सब खड़े हैं आपके साथ, जब कुछ आप किसी चीज़ के अगेंस्ट बोल रहे हो या जब आप हार रहे हो तो कोई भी नहीं होता है। ये एथलीट्स की लाइफ है और ये हम एक्सपीरियंस करते आए हैं। बट आई थिंक ये काफ़ी गलत है कि किसी भी मिनिस्टर ने या किसी ने भी साथ नहीं दिया उनको और अभी तक प्रॉपर डिसीजन नहीं आ पाया है। बट आई थिंक जहाँ पे स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स मिल जाती है ना, वहाँ पे स्पोर्ट्स की जो नेचुरल, जो स्पोर्ट्स की जो स्पोर्ट्स की प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब ये हमने बहुत बार देखा है, बहुत बार सुना है, और कितने इंसिडेंट्स अब ऐसे हो गए हैं कि अब सभी सुन रहे हैं। सो आई थिंक वो स्पोर्ट्स का जो प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाती है। इंडिया के 7 मेडल्स आई थिंक, और अमेरिका के 146, ह्यूज डिफरेंस। तो ये क्यों हो रहा है? वहाँ पर आपने अमेरिकन एथलीट्स भी देखे होंगे, इतने मेडल्स उनके क्यों आ रहे हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे? आई थिंक एक तो मेजर प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूँ मैम, कि जो आम पब्लिक सुने और हम सिर्फ एक एज अ पॉडकास्टर में डिस्कशन ना करें, उसका सोल्यूशन भी निकालें। एज अ सोशल वर्कर मैं क्या कर सकता हूँ, एज एथलीट आप हमें गाइड कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, आप इसको सुधारो, मेडल्स और आएंगे। तो आपने क्या महसूस करते हो कि क्यों नहीं आ रहे मेडल्स? देखो, पहली चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है यूएसए या जैसे इन कंट्रीज़ की, जैसे अगर किसी, जैसे सिमोन बाइल्स ने टोक्यो ओलंपिक्स में एक इवेंट के बाद विड्रॉ करवाया कि मुझे मेंटली आई एम नॉट रेडी, कि मैं जंप नहीं कर सकती या मैं कोई भी वॉल्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा दिमाग बेसिकली ब्लॉक हो रहा है, आई एम नॉट, मतलब सोच नहीं पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, थोड़ा मेंटल इशू आ रहा है। सो उन्होंने अपने आप स्टेप लिया, विड्रॉ किया, 4 साल मेहनत करके पेरिस में मेडल जीता। और जब उन्होंने विड्रॉ किया, ये स्टेटमेंट दी कि मैं नहीं खेल रही हूँ टोक्यो में गेम्स में, तो उनकी कंट्री वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, उनकी फेडरेशन ने बहुत सपोर्ट किया। आई थिंक विनेश ने भी ये चीज़ बोली थी कि इंडिया में आप सोच के बोल दो, मतलब सोच के देखो, अगर आप ओलंपिक्स के मैच के टाइम पे आप बोल दो कि नहीं मेरा मेंटली बहुत ही हॉन्टेड सा कुछ चल रहा है या ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि मैं नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, कुछ मार देंगे लोग। डर गई, डरपोक है, सच में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतना तो उसको मेंटली पहले कुछ नहीं होगा जितना बाद में होगा। और इसी डर से कि लोग क्या बोलेंगे, सरकार क्या बोलेगी, फेडरेशन क्या बोलेगी, इसी डर से तो आधे लोग ये नहीं बोलते कि हमारा मेंटली इशू चल रहा है या हम थोड़े से ठीक नहीं है अभी मेंटली, या कोई भी इशू है। आई थिंक ये बहुत मेजर डिफरेंस है थिंकिंग में लोगों की, कि अगर कोई कह रहा है कि वो ठीक नहीं है या उससे नहीं परफॉर्मेंस हो रही है, वो कम बैक नहीं कर पा रहे हैं, देयर हैज़ टू बी सम इशू रादर देन ट्रोलिंग कि ठीक है एक बार आके जीत गया या अब तो एक बार जीत लिया, नाम आ गया, अब तो बस उसी शोहरत में खोया हुआ है। सो देयर मैनी एथलीट्स ऐसे कि जिनको ये सुनने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है कि वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि ठीक है उन्होंने एक बार मेडल आया तो वो अभी उस रूटीन में आ गए कि हाँ मज़े कर रहे हैं, बट मेंटली कुछ इश्यूज़ हैं जो इंडिया में आई फील नहीं एक्सेप्ट करते लोग अभी भी। और ऑल्सो आई थिंक कि जो सपोर्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे जिम्स, पूल, स्विमिंग पूल्स, एकेडमीज़ 24 घंटे खुली हैं, आप कभी भी आओ। ऐसा नहीं है कि आपका कोई आपको सिर्फ 9 से 12 तक ही आके ट्रेनिंग करनी है या ऐसे। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उनके स्टेडियम्स के लेवल हैं और जो उनके कोचेस और साइकोलॉजिस्ट जो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आई फील कि कहीं ना कहीं इंडिया में वेरी हाई लेवल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो टॉप एथलीट्स के साथ काम करने का, उसमें भी काफ़ी लैक करते हैं हम कभी। और
एंड आई थिंक उन और यूएसए वालों तो आधे से ज़्यादा ऐसी गेम्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें इंडिया की टीम्स ही नहीं जाती. सो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके मेडल वहाँ पे आ भी सकते हैं. जबकि अगर आप कहीं किसी कोस्टल एरिया से किसी को उठा लो जो स्विमिंग करते हो, बट मे बी फंडिंग की वजह से वो कभी आए नहीं इंडिया में टॉप पे, या आप मलखम जैसी गेम्स देख लो, या आप देख लो जो सड़क पे सर्कस करते हैं, जो रस्सी पे चल रहे हैं, क्या जिम्नास्टिक्स के एक्शंस होते हैं हम वो. प्रैक्टिस करके भी नहीं कर सकते. हाँ, तो अगर आप ऐसे एकदम ही ग्रास रूट लेवल में जाके एनजीओज या सरकार अपने गांव में ऐसे ऐसे चुने, और अगर एक भी कोई गांव से निकले तो और कितने बच्चे उसको देख के मोटिवेट होंगे. इतनी पॉपुलेशन हमारे आई देश थिंक की. ये सब चीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सिर्फ जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है या जो अकेडमीज़ अगर आसपास कोई हैं तो बच्चे कर पा रहे हैं, या कोई बहुत ही पैशनेट है तो वो कहीं और सेटल होके वो गेम्स कर पा रहे हैं. बट आई थिंक कहीं आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन आई फील कि सिर्फ पैसे नहीं है या आस-पास कोई एकेडमी नहीं है, इसलिए इंडिया में आधे लोग स्पोर्ट्स ही नहीं कर पा रहे हैं. आपको कोई रिग्रेट है मैम कि ये स्पोर्ट्स चूज़ करके मैंने अपना करियर चूज़ किया, इंडिया के लिए मेडल लाई, कि अगर मेरे को रिवर्स करने का टाइम मिले तो मैं कोई और करियर चूज़ कर सकती थी? नहीं, मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मैं स्पोर्ट्स में आई. और रिग्रेट आई थिंक मैं कोशिश मेरी ना पूरी शूटिंग जर्नी में जब से मैंने किया है, मेरा एक यही रहता है कि मैं जो भी करूँ अपनी स्पोर्टिंग करियर में, चाहे मेडल आए किसी कंपटीशन में ना आए, मेरी जर्नी उस कंपटीशन तक या प्रिपरेशन में ऐसी रहे कि हाँ मुझे संतुष्टि हो कि हाँ मैंने बेस्ट किया है, मैंने मेहनत करी है, मुझे मज़ा आया है. मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज़ ना करूँ मैं कि बाद में मुझे रिग्रेट हो, क्योंकि जब वो रिग्रेट वाली फीलिंग आ जाती है ना, वो आपको अंदर से खा जाती है. अगर आपने सोच रखा है कि अगर आपने सपोज़ इतने बजे जिम जाना है, अगर आपका मिस हो गया या अलार्म नहीं बजा या आप उठे नहीं या आपको कोई कॉल आ गया, आपको अर्जेंटली कहीं और भी जाना पड़ जाए, आपको वो मिस हो गया ना, आपको कितना गिल्ट फीलिंग आता है. और मुझे वो गिल्ट फीलिंग बहुत गंदी लगती है, क्योंकि वो ना आपको इतना बुरा अपने आप के अंदर ही आपको गिरा देती है अपनी आंखों में. तो इसीलिए मेरा ध्यान ये रहता है कि जो भी करो इतना 100% अपने एफर्ट्स दो और इतने मज़े से करो कि बस ऐसे लगे कि ठीक है, अगर ठीक है मेडल नहीं आया या जो स्कोर चाहिए था वो नहीं आया, बट जो प्रोसेस था वो मैंने 100% किया है, मैंने उसमें कोई गलती नहीं करी है. सो आई थिंक मेरा हमेशा से यही मोटिव रहा है, एंड रिग्रेट्स तो नहीं है इस चीज़ को लेके. अच्छा मैम, वो इसी फीलिंग से एक बात मेरे को याद आई कि जब आपकी ही स्पोर्ट में किसी और को मेडल मिलता है तो आपको कैसा फील होता है? क्योंकि वहाँ पर उनका नाम चर्चा में रह रहा है, आपके साथ ही प्रैक्टिस की है उन्होंने, जैसे मनु भाकर जी का आया मेरे ख्याल से उसमें शूटिंग में, अर्शदीप जी का आया. हाँ, इसका सरबजोत जी. हाँ जी. तो आपको कैसी फीलिंग आती है? तो पहले तो बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि मनु की मेहनत, स्वप्निल, सरबजोत, इन्होंने जो मेहनत करी है, इनके जो दो के तो पहले ओलंपिक्स थे, इनका करियर, जैसे स्वप्निल का ऑलमोस्ट मिसिंग मेडल्स, एशियन गेम्स में मेडल नहीं जीता, ऑलमोस्ट 4th पे रहा, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एक शॉट से मेडल में नहीं आया, नीचे 4th पे रहा. एंड देन जब आप पर्सनली आप किसी को इतने सालों से देख रहे हो मेहनत करते हुए, तो आपको बहुत अच्छा लगता है जब वो मेडल जीतते हैं, कि मतलब ऐसा होता है कि सच में आप भगवान को थैंक यू बोलते हो कि ये सच्ची में डिज़र्व करते थे, कि इनको मिलना चाहिए था मेडल. और मनु की मेहनत, मतलब मनु के साथ मैंने काफ़ी रूम शेयर किया है, तो उसकी जो डेडिकेशन और डिसिप्लिन है बहुत अच्छा है. हम उसको कई बार बोलते थे कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक सो जाना, अभी बैठे हैं ये सब, बट नहीं, उसका जो डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन है वो आई थिंक उसको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है उस चीज़ का, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर. फिर सेम सरबजोत की इंजरी रही, उसने कम बैक किया, ओलंपिक कोटा जीतने के बाद कम बैक करा और फिर मेडल जीता. आई थिंक ऑल हैट्स ऑफ. बट कहीं ना कहीं अगर जब हम अपना देखते हैं तो हमें इस तरीके से बुरा लगता है कि हमें भी वहाँ होना था. ये नहीं बुरा लगता कि इनका मेडल क्यों आया, पर ये बहुत बुरा लगता है कि यार काश हम भी वो 2-3 पॉइंट्स कम ना होते और हम भी पोडियम पे खड़े होते, या इंडिया का झंडा बस टॉप 3 के लिए ऐसे लहरा रहा होता, या बीच में फिर नेशनल एंथम.
बट आई थिंक हमें बस बुरा लगता है। वैसे ये कितना आसान है यहाँ पर डिस्कस करना ना, पर आप जो ये चीज़ से निकलते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है ना। ऐसे भी होता है मैम, कई बार हमें लगता है कि यार शायद ये तो डिजर्व करते हैं, जैसे आपने बोला कि यार उन्होंने बहुत मेहनत की है ना, चाहे वो मनु जी हैं चाहे वो बाकी प्लेयर्स हैं, कि इन्होंने आपको दिखती है उनकी मेहनत। पर हमें कई बार ऐसे नहीं लगता कि यार मेरी मेहनत में शायद कमी रहेगी, मैं और मेहनत करूँ, ऐसा होता है? आई थिंक जब भी हम हर कंपटीशन से वापस आते हैं, हम सोचते हैं, बैठते हैं, लिखते हैं कि क्या हुआ, क्या कर सकते थे, बट अब वो ना बहुत कम हो गया है। मतलब ऐसा है कि हाँ, फिज़िकली जितना देखना था वो किया है, मेंटली काफ़ी काम किया है। टोक्यो के बाद से आई थिंक पेरिस में मैंने मेंटल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया है। तो मुझे था कि मैं कोई भी ऐसा एस्पेक्ट ना छोड़ूं अपनी गेम का, चाहे वो मेंटल, फिजिकल, टेक्निकल हो या न्यूट्रिशन हो, कोई भी एस्पेक्ट ऐसा ना छोड़ूं कि बाद में रिग्रेट हो कि अरे यार ये नहीं किया था। सो उस हिसाब से हाँ, बहुत चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, बट वो पिछले 16 साल में ना वो मिस्टेक्स और वो चीज़ें काफ़ी कम हुई हैं। बट अभी भी है कि हाँ, हर चीज़ के बाद आप बैठ के एनालाइज करते हो कि हाँ ये चीज़ अगली बार इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, या इस चीज़ को और इस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, या हर काफ़ी चीज़ें हमारी फेडरेशन की पॉलिसीज़ को लेके भी होती हैं। बट आई थिंक कहीं ना कहीं फिर हम कुछ स्टेप लेते हैं कि हाँ नहीं अब यही करना है, तो वो कई बार पहले समझ ले कोई तो और बेटर है, बट फिर वो एक्सपीरियंस से ही सीखने को मिलता है। सबसे महंगा वेपन कौन सा आपके पास शूटिंग में? मेरी राइफल कितने की है वो? 6-6.5 लाख की। और कहाँ तक जाती है, कितने तक आती है? अब ये मतलब जब आपको इसका एडिशनल इक्विपमेंट्स वगैरह साथ में लगाने हैं तो आप आराम से 10 से 11 लाख लग जाते हैं एक राइफल एक पे। राइफल में? वो भी नकली है जिससे बंदा नहीं मरता? नहीं, हमारी वाली से मरता है। थैंकफुली हमारी वाली ऐसी है कि हाँ उसको हम नकली नहीं बोल सकते, और बुलेट्स हैं उसमें .22 की, जो पुलिस वाले भी चलाते हैं उसी बुलेट्स को। तो हाँ, हमारी वाली से 1 किलोमीटर तक तो बंदा मर सकता है। तो आपका तो निशाना ही बहुत तेज होगा मैम। तो हाँ, आंखों पे भी काम करते फिर आप अपनी? हाँ जी। इसकी कैसे टेक केयर रखते हो? बिल्कुल, एक तो मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब मुझे टीवी का बिल्कुल ही शौक नहीं है बचपन से ही। तो अगर हम कोई मूवी या कुछ मतलब किसी भी सीरीज़ वगैरह कुछ देख रहे हैं तो हाँ थोड़ी देर देखिए एंड फिर रेस्ट। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मेरा ऑफ टाइम है तो मैं पेंटिंग कर लूँ या वर्कआउट या वॉक करने चले जाएं, बट नो स्क्रीन टाइम। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं अपनी आंखों को फ्रेश रखने का कि वो थके नहीं। और उसके साथ हम जब भी अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, मेंटल ट्रेनिंग में बहुत एक्सरसाइजेस हैं जिसमें हम आई एक्सरसाइजेस भी करते हैं, चाहे वो कैंडल रख के उस पर फोकस करना हो या बस आंखें बंद करके कोई एक्टिविटी हो आइज़ के साथ। सो हम अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हैं आई थिंक, बट मेन इस टाइम पे ये है कि आप अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखो जो आपको अंदर से ठीक करे, और बाहर से आप जो भी मतलब ये ब्लू लाइट है टीवी की, फ़ोन की, इनसे अवॉइड कर सको। आई थिंक सब हमारे कंट्रोल में है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी रही है मैम आपको अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए? क्योंकि मेरे को लगता है कि लोग सिर्फ ओलंपिक्स में ही मेडल आए उसको मेडल समझते हैं, पर आपकी जो इंट्रोडक्शन मेरे को आई थी वो बहुत बड़ी थी, आपको बहुत अवार्ड्स मिले हैं। तो आपको क्या लगता है कि लोग सिर्फ ओलंपिक्स वाले अवार्ड को क्यों अवार्ड समझते हैं? बाकी अवार्ड्स भी तो इतने होते हैं देश में। आई थिंक मेनली ये है कि ओलंपिक्स को ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छे से किया जाता है। जब लोगों को देखने को मिल रहा है तो वो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करने के लिए उनके पास कोई चीज़ है। अभी लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू कितना कुछ देखने को मिलता है तो वो लोग थोड़ा बहुत पहचानते हैं। बट आई थिंक ओलंपिक्स को एक तो वही कि 4 साल में एक बार आता है, और ओलंपिक्स तो फिर ओलंपिक्स है, तो फिर उसका हाइप अलग बनाई जाती है, उसमें उसकी एडवर्टीजमेंट्स अलग होती हैं, उसका ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए आई थिंक लोग उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, और फिर जब आपके पास मेडल आ जाए तो फिर तो उसकी हाइप बहुत अच्छी है। तो ये बट आई थिंक शूट मतलब क्रिकेट का क्या है कि जैसे ना बाकी गेम्स उनके कोई भी लेवल का कंपटीशन हो वो टीवी पे दिखाया जाता है, कोई टेस्ट सीरीज़ है, कोई और सीरीज़ है, या उनका वर्ल्ड कप है, बट बाकी भी दिखाए जाते हैं। सो आप आप हाइप में ही रहते हो। बट शूटिंग स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है, सिर्फ मे बी कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या वो दिखाई जाती है ओलंपिक्स। तो जैसे मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ओलंपिक इवेंट्स में सिर्फ मैं एक विमेन हूँ जिसका ओलंपिक इवेंट्स में वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेडल है।
शूटिंग में, और किसी और स्पोर्ट में कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडलिस्ट हो तो बहुत हाइप मिलती है, बट उतना शूटिंग में नहीं है, क्योंकि वही है कि लोगों को कितना देखने को मिलता है। अब कोई बॉक्सिंग कर रहा है तो वो दिख रहा है कि हाँ वो उसने मुक्का मारा, ये हमारा टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बट आई थिंक काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है कि लोगों को विजिबल कितनी है वो स्पोर्ट। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिया में जितना अभी बेटर हुआ है थ्रू थ्रू न्यूज़ चैनल्स, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ऑल दी अदर मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, की लोगों को जितनी चीज़ें दिखेंगी, जितना उसके बारे में सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, तब पेरेंट्स भी एंथुजियास्टिक होंगे कि हाँ अपने बच्चे को भेजें वहाँ पे, और ऐसे चीज़ें करके फिर काम होती हैं। और आई थिंक कहीं ना कहीं वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेडल जब जीता, और कॉमनवेल्थ गेम्स का भी उसी साल मेडल आया था, और मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड शूट किया था, तो वो आई थिंक ये सारे चीज़ों से मेरा लेवल उसके बाद से मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। एंड थिंक लोग आई होप पहचाने किसी दिन हमारी स्पोर्ट को, और भी ज़्यादा उसको ब्रॉडकास्ट मिले। जब इस बार पेरिस ओलंपिक्स में आपका मेडल नहीं आया तो आप रोए थे? बिल्कुल, हाँ, काफ़ी लंबा चला था रोना। मतलब किसको फ़ोन किया था फिर? मतलब भैया और मम्मी का कॉल आया था उसी टाइम पे, एंड जब मैच ख़त्म हुआ था हम बस कुछ मीडिया बाइट्स दे के हटे थे, एंड उस टाइम पे मुझे पता था कि मैंने कितना अच्छा स्ट्रांगली फिनिश किया है अपना मैच। मतलब बीच में एक पोजीशन में थोड़े मैं विंड नहीं संभाल पाई थी, तो उसकी वजह से पॉइंट्स लो हुए, बट मेरे को यही था कि एंडिंग तक अच्छा करना है, और ऐसा नहीं कि अच्छा ख़राब हो गया तो ख़त्म। सो मैंने बहुत अच्छा अपने आप को पुश करके, अपने आप को मेंटली संभाल के मैच फिनिश किया, तो मुझे उस चीज़ का बहुत अच्छा लग रहा था। बट फिर मीडिया इज़ लाइक कि मेडल, आप फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हो और मेडल नहीं आया, तो हाँ थोड़ा सा फिर जैसे घर पे बात हुई तो उन्होंने ना घर पे अभी नया टीवी लिया था कि हम अंजुम का फाइनल्स देखेंगे। तो भैया का फ़ोन आया ऐसे कि और कैसे हो, मतलब उनको रिज़ल्ट तो पता चल गया था कैसे। मैंने कहा अब आप टीवी वापस कर दोगे क्या? मैंने कहा कि अभी मेरा फाइनल तो है नहीं। कहते नहीं बाकियों का देख लेंगे। भैया भी ऐसे छेड़ रहे कि कोई नहीं बाकियों का देखेंगे जो मेडल जीतेंगे, ऐसे छेड़ रहे थे। तो उस टाइम तो ठीक था, बट आई थिंक जब मैं फ़्लाइट में थी, फ़्लाइट मुझे ऐसा होता है कि जब भी मैं फ़्लाइट्स में होती ना तो अलग ही पता नहीं दिमाग के कौन से हिस्से खुल रहे होते हैं कि आपकी इतनी डीप थॉट्स में चले जाते हो। और फिर वहाँ मेरे आंसू मुझसे नहीं रुके। उसके बाद एयरपोर्ट पे सब थे लोग, तो बस मैंने साइड से एक एग्ज़िट लिया और साइड से मैं निकल गई। बट उसके बाद से फ़्लाइट से लेकर कुछ हफ्तों तक कभी भी लिटरली कभी भी आंसू आ रहे हैं। बट आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरी फैमिली उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हैं, बहुत अच्छे से पता है उनको कि हम क्या चीज़ों के थ्रू गुज़रते हैं, कि अगर रोना भी आ रहा है कुछ, वो कभी भी ऐसे रोकते नहीं कि मत रो या कुछ भी। क्योंकि आई फील कि अगर आप कुछ इमोशंस फील कर रहे हो, आपको उसको फील करने देना चाहिए, चाहे वो अच्छे है बुरे है। क्योंकि अगर आप उसको रोकोगे कहीं ना कहीं वो दबते रहेंगे। तो जब भी जो भी कोई इमोशंस हैं, चाहे आप बहुत खुश हो या बहुत दुखी हो या थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो उसको फील करो, उस पर काम करो एंड उसको ठीक करो, रादर देन कि नहीं मैं तो ठीक हूँ। ऐसे दबाने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने ऐसे उस चीज़ पे काम करके अभी काफ़ी ठीक है। आपसे बात करते करते मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि मैं स्पोर्ट्स लाइफ देख रहा हूँ पूरी है, कैसे होता है आपको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी की है आपने? हाँ जी। उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी अपनी ग्रेजुएशन में DAV कॉलेज सेक्टर 10 से। तो मुझे ना एक तो वहाँ का साइकोलॉजी स्टाफ जो टीचर्स थी वो लिटरली ऐसे मदर्स की तरह और साइकोलॉजिस्ट जैसे ना हमारे थेरेपिस्ट हों, ऐसा फील आई उनके साथ। तो मुझे था कि मुझे मास्टर्स में भी साइकोलॉजी पढ़नी है। एंड देन मैंने टीचर्स से डिस्कशन करी कि मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ती हूँ, कि मुझे अपनी स्पोर्ट्स में भी हेल्प होगा और आगे जाके कोई भी ज़रूरत पड़े तो फिर मैं उस नॉलेज को यूज़ कर सकती हूँ। फिर मैंने अपनी मास्टर्स करी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। तो मुझे क्लासेस अटेंड करने में बहुत मज़ा आता था, कभी भी कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है। बट बहुत कम अटेंड हुई मास्टर्स के ऑलमोस्ट एंडिंग में, क्योंकि कभी कोई कंपटीशन है। बट ऐसा था कि जब भी मैं जाती थी ना, मेरा सॉर्ट ऑफ कॉमन सेंस बहुत अच्छी है, तो मैं जाके ऐसे बता देती थी एंड टीचर्स हैरान रहती थी कि ये 1-2 दिन के लिए आती है और
कितना अच्छा इसने पॉइंट लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा साइकोलॉजी पढ़ के। और फिर मैं उस चीज़ को अपने ऊपर यूज़ किया कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हूँ, जब आपको पता है माइंड और बॉडी कैसे काम करते हैं। तो फिर उस चीज़ के लिए मैंने वो पढ़ाई करी। एंड फिर बस आगे जो भी कोई जूनियर्स हैं या कोई भी है जो मुझसे बात करता है, कोई बिगनर है, काफ़ी लोग हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे मैसेजेस भेजते हैं, ईमेल्स भेजते हैं कि हम इस चीज़ में स्टक हैं या हमें ये हेल्प चाहिए। तो मेरा बस ये रहता है कि मैं अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के साथ किसी को भी हेल्प कर सकूँ, तो मैं वो फिर अपने सोशल मीडिया के थ्रू और ईमेल्स और इन सब के थ्रू मैं वो हेल्प करूँ। आपका ऑरा इतना शांत है, ये तो आप राज मुझे बताते ही जाओ कि मेडिटेशन का ये असर है या दुआओं का असर है या किस चीज़ का असर है? आई थिंक अपब्रिंगिंग और घर का और बेसिक पर्सनालिटी। वही, मैं पहले काफ़ी शांत और इंट्रोवर्ट थी, बट अभी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बट आई थिंक वो कामनेस और जो पेशेंस है वो मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। जो कहते हैं ना एक स्ट्रेंथ क्या है मेरी, तो वो है। तो मैं उसको उस पर काम भी करती हूँ कि जैसे मुझे ज़्यादा पार्टी करना ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और मज़ा नहीं आता है। तो मेरा है कि मैं मेरे को किस चीज़ से खुशी मिलती है कि मैं किसी से बैठ के कोई डीप टॉक कर लूँ या ऐसे फैमिली के साथ बैठ के कुछ भी डिस्कशन कर लें, और बहुत ऐसी शांति से, ऐसे ज़्यादा हाइप या कोई इमोशनल जब आप हो, कोई डिसीजन नहीं लेने ऐसे। और मैं पेंटिंग करती हूँ, तो उससे मुझे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बहुत हेल्प मिलती है। और जब आप पेंटिंग कर रहे हो तो आप अपने इतने अच्छे जोन में हो कि आपको कुछ पता ही नहीं आसपास क्या हो रहा है, गर्मी है, ठंड है, इतनी शांति है। आप कोई किताब पढ़ रहा होता है, कोई लिखता है, कोई, मेरे लिए वो पेंटिंग है। मैं पेंटिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आसपास क्या है, घर में मुझे भूख लग रही है नहीं लग रही। सो आई थिंक ये सब चीज़ें मैं एफर्ट्स भी लगाती हूँ इन चीज़ों पे, ताकि मेरी ये चीज़ मेंटेन रहे, क्योंकि ये मुझे जनरल इन लाइफ बहुत हेल्प करती है। आज तक का सबसे बेस्ट मैच कौन सा रहा आपका? बेस्ट एंड वर्स्ट दोनों बता दो। आई थिंक हार जीत की बात अलग है, जो आपको लगे मज़ा आ गया। हाँ, मतलब हार जीत के अकॉर्डिंग तो मैं कभी भी किसी मैच को नहीं वो करती कैटेगराइज। बट सबसे ज़्यादा मज़ा आया था कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में। तो क्या हुआ, मेरे 2 इवेंट थे वहाँ पे। एक 50 मीटर पे प्रोन, जिसमें आपको सिर्फ लेट के 60 शॉट्स चलाने हैं, और एक था 3 पोजीशन अगले दिन, जिसमें आपको वही तीनों पोजीशंस में चलाना है। तो जब मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी, मतलब बहुत अच्छे स्कोर्स जा रहे हैं और सब कुछ। बट जब मेरा मैच शुरू हुआ तो शुरुआत अच्छी हुई, और फिर ना मैंने राइफ़ल नीचे रखी, मैंने ब्रेक ली, और जब मैं वापस गई उसके बाद से ना बहुत शॉट्स स्कैटर होने लग गए। कोई 9 में जा रहा है, कोई 8 में जा रहा है, बहुत 9 ज़्यादा हो गए। एंड मैं बिल्कुल ही हिल गई कि इतना अच्छा चल रहा था, इसमें क्या हो गया। और आपको ना उस टाइम पे पता लग जाता है कि कुछ टेक्निकल है या इक्विपमेंट को लेके कुछ है। मैंने सब चेक किया, उस टाइम कुछ लूज़ नहीं लगा, बट शॉट्स अच्छे नहीं जा रहे। बट उतने में तो मैच ही ख़त्म करना होता है आपको 50 मिनट में। फिर जब मैं पीछे आई, जब मैं राइफ़ल खोल रही थी, तब देखा कि एक साइड जिसमें से हम देखते हैं एक फ़िल्टर होता है, वो टूटा हुआ था। और वो उस टाइम पे जब मैंने चेक किया तब हिला नहीं, तो मुझे पता नहीं चला। कहीं ना कहीं वो मेरी गलती थी कि मेरा उस टाइम पे उस चीज़ पे ध्यान नहीं गया। बट मैं सेकंड लास्ट आई थी, और वो स्कोर मारा मैंने जो मैंने शूटिंग शुरू करते वक्त भी नहीं मारा था। मतलब वो इतना डिज़ास्टर कह लो। एंड उस चीज़ ने ना मुझे एकदम हिला दिया। और मुझे याद है कि मैं वापस जा रही हूँ, मैंने कोच के साथ या किसी के साथ एक वर्ड नहीं बोला, और ना मुझसे कुछ खाया जा रहा है, और मेरे आंसू नहीं रुक रहे, पर इतना गुस्सा अंदर, मतलब इतना गुस्सा। मैंने अपना जो भी रूटीन थी, एक्सरसाइज वगैरह करी, पेंटिंग करी, बुक पढ़ी। गुस्से में भी? हाँ, गुस्से में क्या छापा होना फिर? पेंटिंग पे क्या बनाया फिर गुस्से में? पता नहीं, कुछ शांति वाला ही बनाया होगा। बस ये था कि बस करी अपने आप को बिजी रखने के लिए, कि मैं उन थॉट्स पे ज़्यादा ना जाऊं, और अपनी बस रूटीन, क्योंकि आपको पता है जब आज मैच है, कल भी तो मैच है। जो हो गया वो तो चलो हो गया, अब आपको आगे का ध्यान रखना है। तो मुझे वापस से अपनी रूटीन पे आना था, और फिर मैंने अपना वर्कआउट किया, वॉक करी, खाना खाया। हाँ, टीममेट स्पेशली मुझे याद है, मुझे लेके गई कि आओ, क्योंकि उनका मेडल आया था जो मेरे साथ थे, और वो मुझे लेके गई कि नहीं आप खाना खाओ, कि कल भी मैच है। तो हम गए, फिर वापस आए, बट बात नहीं हुई मुझसे किसी से। और वो बहुत अंदर था कि इतनी तैयारी के बाद भी ऐसे। अगले दिन मुझे याद है 7 बजे मैच था,
हमारी बस सुबह 5:30 निकली थी वहाँ से। हम गोल्ड कोस्ट से ब्रिस्बेन जाते थे, 1 घंटे की बस जर्नी थी। तो मैं बस आंखें बंद करके बैठी हूँ बस में और मैं वेट करूँ कि बस पहुँचाओ और मैच चलाना है मुझे खुंदक में। और मैं गई और मुझे हर चीज़ याद है कि हाँ मैंने कैसे प्रिपरेशन करी, अपना वार्म अप वगैरह, और मैं इतने जोन में थी। तो मैंने वो जो गुस्सा था मेरा, एग्रेशन, उसको मैंने इतना हाई फोकस लेवल में कन्वर्ट किया कि मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे कोच क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। लिटरली मुझे उस टाइम था, मैं उस टाइम चला लूँगी, आप मुझे कुछ मत बोलो। और मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड शूट किया। पिछला रिकॉर्ड मैंने 6 पॉइंट से ब्रेक किया, कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड, और सिल्वर मेडल आया था मेरा उसमें। बट वो जो मेरा 2 दिन थे ना, मतलब मज़ा आ गया मुझे अपना मेंटल लेवल और अग्रेशन देख के कि जब आपको कुछ बहुत ही चाहिए होता है ना, तो आप कुछ भी कर लेते हो अपने आप को पुश करने के लिए। उस टाइम पे मोदी जी के साथ मुलाकात कैसी रही? बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही फ़न इंटरेक्शन रहती है उनके साथ। और बस सबसे सही था, उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आप में से लोग कौन हार के आए हो। तो मेरे को इंस्टेंट मैंने कहा ये तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि हार के तो नहीं आए हैं। मतलब ऑब्वियसली ये है कि हाँ मेडल नहीं आया बट हारे नहीं हैं। अगर आप हार ही गए हो फिर तो गेम का कोई मतलब ही नहीं है। तो कहते हैं हम जीतते हैं या सीखते हैं। बिल्कुल, अब मेरा हमेशा से यही है कि यहाँ से ये सीखा है और यहाँ पे ये मेडल आया, उससे भी आपने कुछ सीखा है, दैट्स इट। तो जैसे उन्होंने फिर बोला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काफ़ी लोग हैं जो समझ गए हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आप कभी भी हारते नहीं हो। पर और बाकियों ने अपनी मतलब ऐसी आउट ऑफ कर्टेसी कहा है कि ठीक है वो हार के आए, बट आप लोग कभी हारते नहीं हो, आप लोग सीख के आए हो, और जिनके मेडल आए हैं उनको बधाई, ऐसे करके। फिर उन्होंने हमारे एक्सपीरियंसेस पूछे कि सबका कैसे रहा। वो पर्सनली काफ़ी एथलीट्स को मतलब उनको पता रहता है कि उनके कैसा मैचेस रहे, जर्नीज कैसी रही। लक्ष्य सेन से पूछा कि कैसे मैच रहा, तो उन्होंने मुझसे मतलब ऐसे पूछा उन्होंने कि अपनी एक्सपीरियंस शेयर करो कि मतलब आप लोग गेम के अलावा क्या एक्सपीरियंस करते हो विलेज में, या बाहर जाते हो, या जनरल ओलंपिक्स का क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने यही कहा कि हम इस ओलंपिक्स से ना ये देखते हैं कि इस टाइम पे जो इंडिया ने कनेक्ट किया है ना ओलंपिक्स गेम्स में, हर एथलीट के साथ कनेक्ट, और जो लोगों ने इमोशंस फील करे हैं ना, जो हाई हैं लो हैं, एक दिन बहुत खुशी, एक दिन दुख, फिर हॉकी वाले हार गए एक दिन, तो मतलब ऐसा हो गया कि ये कैसे हो गया, गोल्ड मेडल मैच के लिए क्वालिफाई। फिर अगले दिन जो जिस तरीके से उन्होंने फाइट करी और वो जीते मेडल, मतलब वो आंसू, सब रो रहे हैं और सब खुश हो रहे हैं, मतलब देश खेल रहा था, सच में देश खेल रहा था। और ये इमोशंस हैं जो हम एथलीट्स अपनी ज़िंदगी भर एक्सपीरियंस करते हैं, हर दिन पे एक्सपीरियंस करते हैं। पहली बार हमने देखा है कि हमारा देश बस ये 10-15 दिन के ओलंपिक गेम्स के टाइम पे उन्होंने उस चीज़ को फील किया, उस चीज़ से कनेक्ट करे। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका कंट्री के स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी पे, क्योंकि जब तक लोग ये इमोशंस नहीं फील कर पाएंगे ना, वो उतना एथलीट्स को कभी इज्जत नहीं दे पाएंगे। उनको लगता है कि पेरेंट्स को लगता है कि ये तो खेल रहे हैं, इसमें आगे जाके क्या है, इससे अच्छा तो डॉक्टर बन जाओ या कुछ और कर लो। बट ये सब चीज़ें जो हैं, जो किसी भी कंट्री के लिए आई थिंक बहुत बहुत बेटर है उसके स्पोर्ट्स लाइफ बढ़ाने के लिए। आपने कोई सवाल पूछा मोदी जी से? नहीं, किसी ने कुछ पूछा उनसे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। किसी बस उनके सवालों के जवाब दे दिए सबने। हाँ, पता नहीं वहाँ पे ना उनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग रहती है, सारे डरे रहते हैं, कोई जवाब ही नहीं देता। अच्छा मैम, एक इंसान की पर्सनल लाइफ भी होती है और एक आपकी स्पोर्ट्स लाइफ भी है, दोनों को बैलेंस कैसे करते हो? लोगों की तो पर्सनल लाइफ ही नहीं मान, पर आप क्योंकि ये तो कह नहीं सकते कि स्पोर्ट्स बंदे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, आपकी भी प्रॉब्लम्स पैरेलली चलती हैं, साथ में आप स्पोर्ट्स कैसे मैनेज करते हो फिर? तो मेरा काफ़ी बिगनिंग के ईयर्स थे जब मेरा सारा ध्यान रहता था कि ठीक है बाहर जाना है, मतलब ट्रैवल करो और कॉम्पिटिशन्स खेलो। ज़्यादा कनेक्शन नहीं था घर से, इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब वैसे था कि ठीक है, बट मुझे जैसे फ़ोन पे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, तो हफ्ते में कभी घर पे करती थी मैं फ़ोन और गेम पे ध्यान। बट फिर ना मेरी सबसे छोटे मासी की डेथ हुई थी 2017 में, और वो उस टाइम पे ना मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी एक कंपटीशन में, और मैं 0 पॉइंट कुछ डेसिमल से 4th पे रह गई थी, जिसमें टीम ने 1.5 महीना बाहर जाना था कंपटीशन के लिए।
अब आप जब अच्छा कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप तो हमेशा सिलेक्ट होते रहोगे, मतलब जब आप पीक पे होते हो आप कभी रियलाइज़ नहीं करते कि डाउनफॉल भी होता है। तो मेरा ना मुझे लगा था कि वहाँ भी जाऊँगी मैं, एंड मेरे कोच ने मुझे बताया कि आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है, ऐसे उस टाइम पे लिस्ट नहीं आई थी, बट आप नहीं आओगे टॉप 3 में। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, एकदम शॉकिंग, मतलब बहुत ही सैड। बट वो मेरा लाइफ का सबसे अच्छा चीज़ हुई है मेरे लिए वो लाइफ की, क्योंकि सिर्फ वो 1.5 महीना था जब मैं मासी को हॉस्पिटल लेके जाना, मासी के साथ पूरी रात हॉस्पिटल में, 15 दिन जनरल वार्ड में मैं बैठी रहती थी। तो वो आखिरी का जो 1.5 महीना मैंने उनके साथ बिताया ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी। और मैं बहुत ही थैंकफुल थी कि काफ़ी चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हुई हैं कि इंस्टेंट लगता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, बट मैं बाद में सच में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि सच में अगर ये नहीं होता ना तो मेरे पास मुझे ये नहीं मिलता। तो फिर उसके बाद से मतलब उनकी जो बेटी है, मेरी जो बहन है, उसके साथ जो मेरा कनेक्शन है, और अपने सारे बहन भाइयों के साथ या घर के सारे बड़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार वाला है। तो मैं कोशिश करती हूँ, अभी मुझे दिल्ली में अगर एक भी दिन छुट्टी मिली तो मैं घर आ जाऊँ। मेरी जो रिकवरी है ना, वो घर पे सबके साथ बैठ के बातें करके इंस्टेंट हो जाती है। पहले होता था कि नहीं सो जाओ, क्या ट्रैवल करना है, बट ट्रैवलिंग की थकावट नहीं होती जब आपको पता है आप घर जा रहे हो। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है, सच उस में टाइम नहीं समझ लगता ना। उस टाइम नहीं लगता, और उस टाइम पे ऐसा कुछ ज़्यादा डिसीजन भी नहीं लेने चाहिए कि ये हो गया, तो आप उसको फ्लो में चलने दो, एंड आई थिंक आपके लिए अच्छा ही काम करता है वो। तो बस उसके बाद से मेरा फैमिली कनेक्ट इतना बढ़ गया है, और उसके बाद जैसे मेरा इन लॉज का घर है, वो हम गांव में रहते हैं, वहाँ पे मैं खेतों में जाती हूँ, ट्रैक्टर चलाती हूँ, दूध मक्खन लस्सी मेरे फेवरेट है, वहाँ जाके मैं बहुत खाना खाती हूँ। तो ये चीज़ें मुझे होता है कि अभी नहीं इंजॉय करोगे तो कब करोगे, क्योंकि आप अपनी स्पोर्टिंग करियर कर रहे हो, बट आप उसके साथ साथ बड़े भी हो रहे हो। आपने 16 साल गेम में लगा दिए, तो वो ऐसे एक जगह टिक के नहीं लगाया, आपकी एज भी बढ़ रही है। सो इसलिए मुझे लगता है कि वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम एंजॉय करो, अपने बहन भाइयों के साथ एंजॉय करो, बाकी जितने घर में बच्चे हैं, आपके पार्टनर है, सबके साथ जितना आप टाइम स्पेंड करो, आई थिंक उतना आप जितना इमोशनली आप खुश रहोगे, उतना आप फिर जाके फिज़िकली मेंटली और काम कर सकते हो अपनी गेम पे। तो इसलिए मेरा पूरा फोकस रहता है कि जब मैं घर आऊँ तब मैं शूटर नहीं हूँ, तब मैं एक घर की बेटी हूँ, बहू हूँ, या घर की मेंबर हूँ, जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर के कुछ काम है वो मुझे ख़त्म करने हैं, कुछ रिपेयर है वो करना है। सो मेरा ये काम रहता है, तो वो चीज़ मुझे शूटिंग से स्विच ऑफ करने के लिए बहुत हेल्प करती है। जब मैं वापस जाती हूँ तो मैं एकदम रिफ्रेश्ड, एनर्जेटिक। बिल्कुल। किस्मत का रोल होता है मैम गेम में, जब भगवान की याद आती है। हाँ, भगवान जी तो हर टाइम याद आते हैं, और स्पेशली तब जब शॉट ख़राब जाते तो ऐसा होता है कि हे भगवान जी बस ये वाला संभाल लो। बट आई थिंक नहीं, भगवान अगर आपके जो भी फेथ हैं, जो भी आपकी बिलीव्स हैं, अगर आप बिल्कुल प्योर हो उनमें, तो आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है उस चीज़ से। और हाँ, मुझे काफ़ी भरोसा है भगवान पे, और ऐसा है कि आपको कोई मिल जाता है जब आपको मेंटली बातें करनी है ना, तो आपको पता है एटलीस्ट वो तो मेंटली सुन सकते हैं। मैं ये नहीं सोच सकती कि मेंटली मैं कुछ बात कर रही हूँ आप सुन सकते हो। आप किनसे करते हो? ऐसी जनरल कोई तो एक कैरेक्टर होगा, पावर, शिव जी लगा लो, या कोई भी भगवान जी, मतलब ऐसे कि एक एनर्जी है, ऐसे बहुत स्पेसिफिक नहीं मेरे दिमाग में, बट मुझे लगता है कि एक एनर्जी है, उससे आप जितने मर्जी खुल के बातें करो कि ये दे दो, और आपको स्ट्रेंथ भी मिलती है जब आपने बिलीव कर रखा है, आप उन पे छोड़ दो। जब आपको बहुत प्रेशर है कि अच्छा भगवान जी मैं आप पे छोड़ रही हूँ, और आप देख लेना, मेरा काम है बस जैसे चलाना, रिजल्ट आप देख लेना। सो इट जस्ट लाइक अ वे टू हैव समवन देयर। मोटिवेशन कहाँ से लेते हो मैम फिर, गेम से पहले या किसी मैच से पहले? अंदर से आती है। कुछ सुनते हो, कोई गाने, कोई मोटिवेशनल वीडियो, क्या करते हो? नहीं, मोटिवेशनल वीडियोस नहीं, गाने कभी वैसे ही कि आसपास के शोर को डिस्ट्रैक्ट ना हो। कौन से गाने? कोई भी स्लो गाने, स्लो, पंजाबी स्लो, इंग्लिश स्लो, हिंदी स्लो, मतलब मुझे थोड़ा शांति वाले गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शूटिंग रेंज ऐसी है ना। अच्छा, वैसे तो होता है कि जैसे पंजाब में होता चक लो तर लो। मुझे नहीं,
जैसे सच हमारे में मतलब पंजाब मुझे में होता है कि सिद्धू मूसेवाला बहुत मशहूर है ना, गन्स को लेके, गन्स को लेके, वैसा कुछ नहीं सुनते नहीं कि मतलब मैच होने लग गया ते हुण रफल लेके जानी है मैडम ने ते सीधा ठा ठा। ऐसा गाना तुम अपनी लाइफ पे ऐसे ही बना ले, असली बंदूक के साथ कि हम इंडिया के लिए मेडल जी, जीतने मैं भी वाले हैं। कहता हूँ कि जिनको वाकई रफलें उठाने का शौक है, शूटिंग में जाओ यार, बिल्कुल, मेडल भी आप आएगा। अपने लिए मेहनत करो, आपको क्यों नेगेटिव चीज़ों में जाना है। आप मेहनत करो, आपकी लाइफ बदल जाएगी ये गेम खेल के, आपका कंट्रोल, आपका गुस्सा सब अच्छा हो जाएगा। जैसे मैम आपके पास तो अपनी राइफल है, अपनी गोलियां हैं, कभी मन में नहीं आता कि इसको मार दें जाके, कभी गुस्सा, कोई लड़ाई? बोलना तो नहीं चाहिए, पर सच्ची में ऐसा होता है कि काश इलीगल होता, कई बार तो ऐसे होता है ना पर मैंने ये सवाल पता नहीं क्यों पूछ लिया। पर किसको लेकर आता है ये दिमाग में ख्याल? पता है कभी भी कोई भी हो सकता है बाहर, मतलब बाहर ही, बट नहीं, फिर ये होता है कि अगर आपने ये गेम खेल लिया, इतना अपने गुस्से पे काम किया है, तो फिर गुस्से को ही शांत कर लेते हैं, बंदूकों को नहीं यूज़ करते। तो मैम जैसे आप मेडल्स लाते हैं, गेम खेलते हैं, तो गवर्नमेंट की सपोर्ट क्या रहती है? सो जब हम सपोज ओलंपिक्स में मेडल आ रहा है, तो कुछ गवर्नमेंट होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स, जो आपको जॉब्स देती हैं, क्योंकि आई फील एज एथलीट्स हम हमारी पूरी पीक लाइफ के जो ईयर्स है, हमारा टीनेज से लेके एडल्ट तक, हमारा जो किसी और प्रोफेशन में काम करेंगे, बट हम स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए कोई ऐसा जॉब नहीं है एज एथलीट्स, अनलेस आप अपनी रिटायर होके प्राइवेट एकेडमीज़ खोलो, बट वो रिटायरमेंट के बाद का प्लान है। पर अभी आई फील काफ़ी सरकार जॉब्स देती हैं, बट काफ़ी सरकारों ने जॉब्स हटा दी अपनी पॉलिसी से, जो कि बस ऐसे ही कोई नई मिनिस्टर आते हैं, कोई पॉलिसी आ जाती है, मतलब वो ये नहीं समझते कि एज एथलीट्स अगर हमने भी तो घर चलाने हैं, हमारे माँ बाप ने इतना पैसा हम पे लगाया, हम कैसे वापस करेंगे या हम उनको कैसे संभालेंगे, तो हमें पैसे की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि हमें अपने मज़े करने, हमारे को जो हमारे स्पॉन्सर्स या हमारे सरकार से गेम के लिए थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, वो हमारी गेम पे ही लग जाता है इतना सारा, हमारा महीने के 2-3 लाख तो इक्विपमेंट पे, ट्रैवल पे, इस पे लग जाता है। तो अगर हमारे पास जॉब होएगी, अगर हमारे पास जॉब सिक्योरिटी है या थोड़ा बहुत फाइनेंस आ रहा है सैलरी से, उससे हम अपने घर वालों को तो कुछ दें। बिल्कुल। सो आई फील कि जॉब होना बहुत ज़रूरी है, एंड मैं लिटरली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट्स को कि ऐसा नहीं है कि हम गेम खेल रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाए, हम खेल रहे हैं अपनी गेम, बट जॉब होगी तो हमारे फ्यूचर और हमारी फैमिली के लिए बहुत सिक्योरिटी की ज़रूरत है। जैसे काफ़ी एथलीट्स मुझे पता है कि कुछ मेडल्स लेके आते हैं, ओलंपिक तो ठीक है, ओलंपिक के बाद बहुत लोग आपको पूछते हैं, बट उसके अलावा वर्ल्ड कप्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप 4 साल में एक बार होती है, हमारी एशियन गेम्स, उसमें लोगों ने मेडल जीते हैं और उनको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अब वो मतलब मोटिवेशन भी नहीं है कोई आगे का। मोटिवेशन मतलब फिर पेरेंट्स भी बोलते हैं, जब इन लोगों को इतने लेवल पे पहुंच के ना ढंग का पैसा मिल रहा है, ना ढंग की जॉब मिल रही है, तो फिर हम क्यों अपने बच्चों को डालें? इससे अच्छा तो डॉक्टर बना दें या कुछ ऐसे कि कहीं ना कहीं तो जॉब मिल के पैसा आएगा। सो आई फील ये इशू है अभी भी काफ़ी जगहों पे, बहुत एथलीट्स हैं जिनके पास जॉब नहीं है। मेरे पास जॉब है, मैंने स्पोर्ट्स कोटा से पंजाब पुलिस ज्वाइन किया था, सब इंस्पेक्टर, पर मैं अभी 7.5 साल से सब इंस्पेक्टर हूँ, मेरा DSP पेंडिंग चल रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही उसको लेके। सो आई फील तो आप किसी को मिले इसकी प्रमोशन मैं काफ़ी लोगों को मिली, पर वही है, कभी कोई सरकार चेंज हो जाती है, कोई स्टेप लेने को तैयार नहीं है, कोई डिसीजन नहीं लेता है। सब जब आप जाके मिलो, हाँ कर देंगे, दैट्स इट। पिछली बार टोक्यो के बाद अनाउंस भी किया था, बट फिर वो सरकार ही नहीं रही। हमारे एथलीट्स के हमें होता है कि जो चीज़ है ना इज्जत से मिल जाए, ऐसे जाके मांगनी ना पड़े। सही बात है। क्योंकि हमारी लाइफ यही है कि हम अर्न करेंगे, कमाएंगे वो चीज़, पर मांगेंगे नहीं कभी भी। जो कम से कम डिजर्व तो करते हो आप, उनको दो। सो एटलीस्ट जब मांगने पे आ जाए ना, फिर हम कहीं ना कहीं तो रुक ही जाते हैं। तो आई थिंक सरकार को ये स्टेप्स खुद लेने चाहिए। मैं खुद रिक्वेस्ट करूँगा सरकार को कि मेडल लाने पे पूरा देश फोकस होता है उन पे, तो उनसे मेडल आने से पहले की जो तैयारी है, देखो बिल्कुल अच्छी बात है मैम आपकी कि एक स्पोर्ट्स पर्सन अगर घर की टेंशनों में ही कि उसका खर्चा कैसे चलेगा, उसका रेंट है, उसकी किस्तें हैं, तो वही उधर ही रहेगा, तो वो प्रिपरेशन कैसे करेगा? बिल्कुल। अगर उधर से वो रिलैक्स रहेगा कि हाँ मेरे घर पे 1.5-2 लाख रुपया मेरी सैलरी आ रही है, मैं खुश हूँ, चलो मैं इधर फोकस रखूँ। वाकई मतलब वैलिड पॉइंट है मैम। हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक ये बात पहुँचाएँ, और अगर
आपको भी लग रहा है कि ये वैलिड बात है तो ज़रूर पहुँचाएं। बाकी मैं अवार्ड एक बार हाथ में पकड़ लूँगा, जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। देख लो आजकल लोग ना ट्रोल बहुत करते हैं कि तुमने जीता नहीं है, तुम कैसे पकड़ रहे हो, बट आई थिंक एक ये सिर्फ एक अवार्ड है, ट्रॉफी नहीं, है। मेरी बहन का अवार्ड है। हाँ, इसको वो कोई भी पकड़ सकते हैं। नहीं नहीं, वही है, इसको कोई भी छू सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैंने ये तो बोला ही नहीं कि मेरा अवार्ड है। अरे नहीं, ये हमारा award आजकल बहुत देख लिया, किसी ने किसी का मेडल पकड़ लिया कि इसने कैसे पकड़ लिया। ऑनलाइन तो पता नहीं लोग किसी भी चीज़ पे ट्रोल वो करते एक्चुअली हैं। वो वाले लोग वो है ना, क्योंकि वो खुद तो इसको हाथ नहीं लगा सकते, अब सारे थोड़ी आपसे मिलेंगे। बिल्कुल। वो जेलस कर रहे हैं कि अनमोल ने अर्जुन अवार्ड कैसे पकड़ लिया है भाई। यार I साडी think- भैन दा पंजाब तो यार क्यों नहीं आई पकड़ाएंगे। थिंक पॉडकास्ट को लेके कोई अवार्ड होगा तो आप जरूर हाई लेवल मुझे बेस्ट अवार्ड मिल चुका है मैम ऑलरेडी भगवान से, क्योंकि जो सेवा आगे भी और हमारे मेरे कर्मों में जो सेवा मिली है ना मुझे, मेरा ये दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, क्योंकि मेरे को भगवान ने उस लाइन में खड़ा किया कि आप किसी की हेल्प करो। बिल्कुल। इस लाइन में 2 लाइन है ना, कि ये एक ये, तो ये वाली लाइन जो है ना, दुनिया के सारे अवार्ड्स मेरे लिए हैं कि भगवान मेरे को हर जन्म में हर रोज़ सेवा करवाता रहे। आई थिंक सबसे बड़ा काम ही हमारी मतलब ह्यूमन काइंड का ये है कि आप जितना दे सको वापस। क्योंकि मेरे को पर्सनली मैम ज़िंदगी में ना अभी तक समझ ही नहीं आया कि ये दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, और हमारा मकसद क्या है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि यहाँ पर इंसान ना अपने अपने दिमाग से किताबें पढ़ के ना एज्यूम कर रहा है कि तुम दुनिया में इसलिए आए हो, तुम दुनिया में इसलिए आए हो। किसी के पास प्रूफ नहीं है कि दुनिया में क्या करने आए हो। कोई कह रहा है भगवान का नाम लेने आए हो, कोई कह रहा है तुम अपनी घर गृहस्थी में जीने आए हो, कोई कह रहा है ऐश करने आए हो, कोई कह रहा है भक्ति करने आए हो। असल प्रूफ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मर के कोई वापस आया नहीं, जी कर तो कोई वापस नहीं आया। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना, अभी तक यही नहीं पता। तो फिर मेरे को जो अभी तक समझ आया वो ये है कि हम मेले में आए हैं। इस मेले में अगर भगवान ने आपको कुछ स्ट्रांग बनाया, आपको हाथ पैर अच्छे दिए हैं, ज़ुबान दी है, 4 पैसे दिए हैं, पब्लिक दी है, सोशल मीडिया दिया है, तो इन हथियारों से किसी की हेल्प करो अगर कर सकते हो। बस छोड़, उन्होंने भी जाना है जिनकी हेल्प कर रहे हो, आपने भी जाना है जो हेल्प कर रहे हैं। तो ये मेले को यहीं पर एंजॉय करके अपने अच्छे नंबर लिखवाओ भगवान की कॉपी में कि ये बच्चा नीचे भेजा था, इसने किसी का दिल नहीं दुखाया, रोते को हंसाने की कोशिश की। और जिनको मैंने दुख दिया था, मतलब भगवान ने, कई बार होता है ना कि हमें मालूम ही नहीं होता यार कि इसको दुख क्यों मिला हुआ है, कि 4 साल का बच्चा कैंसर हो गया, क्यों हो गया, इसका क्या कसूर है। फिर अगले पिछले जन्म वाली बातें आ जाती है, शायद पिछले जन्म के कर्म, है ना, या जो हम कई बार देखते हैं कि इस जन्म में कोई इंसान बहुत बुरा कर रहा है फिर भी खुश है, फिर हमें सोचता है कि चलो अगले जन्म में भुगतेगा, पर प्रूफ तो कोई भी नहीं है कि अगला जन्म होता है कि हमारा पिछला जन्म क्या था। तो फिर इस जन्म में यही सोचते हैं कि यार चलो इस जन्म में यही होश है कि भगवान ने बुद्धि दी है, उसको सोचो, किसी को दुख मत दो, किसी का भला करो। आई थिंक थैंक यू। आपके अंदर से वो वाइब भी आती है कि जब आप कुछ दिल से अच्छा करते हो ना, तो वो सबके आसपास के लोगों में आती है वो ऑरा। सो ऐसे ही करते रहो। थैंक यू मैम। थिंक सब लोगों की बहुत अच्छी दुआ लगेगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। पर खुश हो आप लाइफ में? हाँ जी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये पॉडकास्ट करके। थैंक आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप कोई और बात करना चाहते हैं? ऐसे इमीडिएटली एक तो हिंदी है ना मेरी, अगर पंजाबी में होता पॉडकास्ट तो मैंने 3-4 घंटे बंद नहीं होने ਤੁਸੀਂ देना। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਲੋਗ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਕੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ ਪੂਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, यू नो कनेक्ट कर पाते हैं, वो कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है पंजाबी का। और 10 out of 10 खाना पंजाबी के लिए। थैंक यू सो मच मैम। पंजाब पुलिस वाले मुझे डांटेंगे। नहीं, ये नहीं, कैसी है पंजाब नहीं, पुलिस नहीं, में पंजाबी नहीं देखो आती। वो जो वाइब है ना वो फील होनी चाहिए। कई बार लोग तो बिना बोले भी बहुत कुछ समझ लेते हैं, ये तो फिर भगवान ने हमें ज़ुबान दी है। तो बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे शो में आई। यही था पॉडकास्ट आज का। और मेरा एक पर्सनल सवाल था, मैं पूछ नहीं पाया, अगर मैं जाते जाते पूछ लेता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे एथलीट्स होंगे दुनिया में, चाहे वो इंडिया से हों चाहे वो बाहर से हों, क्योंकि मैं ना इस पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता हूँ। ठीक है, इंडिया के लिए मेडल्स आए हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मैं जैसे ना वो नहीं हूँ, मतलब कहते नहीं होते कि मेरा देश जिंदाबाद है, पर मैं किसी को मुर्दाबाद नहीं बोल सकता, मैं वैसा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिनके मेडल्स आज तक नहीं आए ओलंपिक्स में, 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार ट्राई कर लिया, वो कैसे जीतते होंगे? क्योंकि उनको तो रिग्रेट रहता होगा कि मैंने 4 बार ओलंपिक्स में ट्राई कर लिया, 5 बार कर लिया, मेडल नहीं आया, और लोग भी उनको इज्जत नहीं देते होंगे। उनका मेंटल लेवल क्या होता होगा?
बहुत ही स्ट्रांग होता होगा जो भी होता है, पर मैं होते हैं वैसे ऐसे एथलीट्स होते हैं? हाँ हाँ, मतलब कई एथलीट्स हैं, हर कंपटीशन का मेडल है, बस ओलंपिक्स का नहीं है, क्योंकि दुनिया काम कर रही है उन 3 मेडल्स के लिए हर इवेंट में। अगर कोई कंसिस्टेंटली 4-5 में जा भी रहा है, सबसे पहले तो वही बहुत बड़ी बात है। और ठीक है, कभी अगर किसी का इक्विपमेंट बेस्ड गेम होता है, किसी का कुछ इंजरी या कुछ भी हो जाए, अगर नहीं आए मेडल, आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ ये है कि एथलीट्स हैं और हमें ज़िंदगी भर हार और जीत का सामना करना है, और हार हमें जितना सिखाती है वो जीत कभी भी नहीं सिखाती। तो हम हार हार के जो जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं और जितना सिचुएशंस को हम अपने मतलब अपने लिए कैसे उसको चेंज कर सकें, नेगेटिव को हम कैसे अपने आप के लिए मोटिवेशन बना सकें, फोकस बढ़ा सकें, डिसिप्लिन और ला सकें, आई थिंक हमारा ज़िंदगी भर यही चलता है। और आई थिंक जब कोई लोग नहीं जीतते इतने 2-3-4 पार्टिसिपेशंस के बाद, सो आई एम श्योर कि वो लोग में रिग्रेट तो आई थिंक स्पोर्ट्स में ये तो रहता है कि हाँ ओलंपिक मेडल नहीं जीता है, पर कहीं ना कहीं अपने आप को शांत रखने के लिए इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दे सकते हैं कि मेहनत पूरी करी है, उसमें कोई वो नहीं है कि कोई डाउट नहीं है कि हमने मेहनत नहीं करी। जब आपको इस चीज़ पे गुरूर होना कि हाँ आपको पता है आपने मेहनत पूरी करी है, फिर आप जी सकते हो। आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आपको ये पता है ना कि आपने कहीं चीटिंग करी है या आपने सेशंस मिस करे हैं, झूठ बोला है या एਵੇਂ ही ली है कोई चीज़, तब फिर भी जीना मुश्किल है। पर जब आपको पता है ना आपने मेहनत पूरी करी है, सैक्रिफाइसेस पूरे करे हैं, मतलब क्या नहीं करा गेम के लिए, ये चीज़ आपको जीने देती है। तो आप 2028 में जाओगे मैम फिर ओलंपिक्स में? पूरी मेहनत फिर हमें पहले ही डेट दे दो, क्योंकि आपका मेडल तो पक्का है, तो फिर हमें उस टाइम पॉडकास्ट के लिए टाइम मिल जाए आपसे। मैं आपके पास डायरेक्टली आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक आप मेरे से तो नहीं कुछ पूछना चाहते? मेरी हिंदी के नंबर दे दो मैम, मैं सारे गेस्ट से नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया। आई थिंक करते रहो मेहनत और बेटर हो जाएगी। पर थैंक अच्छा यू, था। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आए। और मेरे लिए हर इंसान ही काबिल तारीफ़ है, चाहे वो ज़िंदगी में मेडल लाए चाहे ना लाए, क्योंकि भगवान ने हर किसी को अपनी अपनी ड्यूटी दी हुई है। तो बस हर इंसान ड्यूटी बखूबी से निभा रहा है बस। हर जानवर अलग अलग है, हर इंसान अलग अलग है, सारे बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, चाहे वो रिक्शे वाला है चाहे वो प्रधानमंत्री जी हैं, सबको इज्जत दो और सबसे इज्जत लो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू।